चलो तो भाई लोग शुरू करते हैं कहानी को। ठीक है। दो जो आपके पास पीडीएफ हमने अटैच की है लेक्चर के अंदर, तो उनको आप लोग जय हिंद उदय, जय हिंद आर्यन, उनको हमको अभी शुरू करना है आज के लेक्चर में। ठीक है। हिस्ट्री से मैं थोड़ा शुरू करता हूँ। अभी पीवाईक्यू से शुरू करेंगे। थोड़ा सा पिच लास्ट का जो राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है थोड़ा सा बाकी है अपना, वो मैं पढ़ाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक तरीके से पीवाईक्यूज को देखो और उनको समझने का प्रयास करो, तो मजा आएगा थोड़ा सा। सो आई एम मूविंग टू पीवाईक्यू, और उसके बाद थोड़े पीवाईक्यूज करने के बाद वापस आएंगे हम इंडिपेंडेंट स्टेट, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को फिनिश करेंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है। चलो, और आज ये पहली पीडीएफ है पीवाईक्यूज की जो आपके क्वेश्चन पेपर से निकाली है। और भी आएंगे इसके अंदर, मल्टीपल टाइम हम लोग करने वाले एक ही टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। थोड़ा ब्रेक हो गया तो वापस फिर हम लोग उसी पे आएंगे। ठीक है। तो ये पीडीएफ में मैंने तुमको बोला था, देखो कल फ़ॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने वो चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है। आई हैव मेड दो चेंजेस। तो अभी ये दिस इज कंफर्टेबल एंड दिस इज आवर पीवाईक्यू की लिस्ट। चलो बढ़िया एकदम। ठीक है, शुरू करते हैं अभी। लेटर मुगल्स एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पीवाईक्यू है। यहाँ से अब लोग हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को मेरा टाइम शुरू हो जाता है यहाँ पे, एंड यू कैन स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, ट्राई करना है आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, शुरुआती में ही एकदम स्ट्रेस में नहीं आ जाना है। चलो एकदम बढ़िया, बताओ आंसर्स क्या आएगा। चैट के अंदर मैं तुम दोनों के आंसर्स देख रहा हूँ। आर्यन, उदय। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आर्यन आंसर आने दो दोस्त। हाँ बढ़िया एकदम। चलो अब इसको देख लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। अमंग द फॉलोइंग विच मुगल एम्पर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुल ए कुल। ठीक है, वो सुल ए कुल का अरेबिक मीनिंग होता है पीस फॉर ऑल। ठीक है, पीस फॉर ऑल मतलब मोटा मोटा ट्रांसलेशन है पीस फॉर ऑल। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में जानते होंगे, जो अकबर थे उनको लेके, दैट ही वॉज रिलीजियसली टॉलरेंट रूलर। उनको हिस्टोरिकली कुछ चीजें फिर बाहर आ जाती है, फिर हमको पता चलता है कि अकबर भी कुछ इतना रिलीजियसली टॉलरेंट नहीं था जैसा हिस्टोरिकली उसको पोर्ट्रे किया गया है। बट कुछ चीजें थी उसकी जो विच एटलीस्ट फॉर द पॉलिटिकल रीजन ही सीम्स टॉलरेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको एक ऐसे कंट्री को रूल करना है विच इज मेजोरिटी इज हिंदू पॉपुलेशन, सो ऑब्वियसली ही कांट बी, एनी रूलर कांट बी इनटॉलरेंट, जैसे औरंगजेब ने किया था। और आप लोगों को पता है कि औरंगजेब के बाद ही डिक्लाइन शुरू हो चुका था। तो थोड़ा सा उसका था ये पीस फॉर ऑल। और एक दीन ए इलाही नाम का एक रिलीजन भी निकाला था उसने, दीन ए इलाही। ठीक है, तो ये जो दीन ए इलाही रिलीजन था, ये उसने क्या किया था कि he asked all the scholars of all the religion to come at फतेहपुर सिकरी, और वहां पे उन लोगों को अपने सारे जो स्क्रिप्चर्स है, अपने अपने रिलीजन के बेस्ट क्या है उनमें वो बताओ, और एक ही किताब बना दो या फिर एक ही आइडियोलॉजी बनाओ जहां से हम जी सके। तो एंड ये दीन इलाही रिलीजन बना था जिसको खुद अकबर ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसके साथ आई थिंक 6 और लोगों ने एक्सेप्ट किया था इस रिलीजन को, एंड ही नेवर फोर्स्ड इट ऑन एनीबॉडी, एंड फिर वो उधर ही रह गया। तो ये सुल ए कुल का मतलब होता है पीस फॉर ऑल अरेबिक में, एंड इट वाज बॉट बाय अकबर। ठीक है, नॉट शाहजहां। चलो ठीक है, तो ये लाया था अकबर ने, शाहजहां का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, बाबर का भी देयर वाज नथिंग टू डू विथ हिम। ठीक है, आंसर रहेगा इसका आपका अकबर, सुल ए कुल। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से एकदम। अंडरस्टूड। ये मूव कर देता हूं मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड को ट्राई करो। ठीक है, मैं थोड़ा साइड होता हूं। चलो बताओ, चलो। उदय का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। आर्यन का भी आ गया है। चलो अब इसको देखते हैं।
Who among the following was not a party to the coalition fought against the English in the Battle of Buxar? अब बक्सर तक हम पहुंचे नहीं है, कल मैंने प्लास ही किया था आप लोगों का, बट ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, बिकॉज उस टॉपिक के क्वेश्चन निकल रहे थे, तो जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड थे, टॉपिक वाइज जहां पे क्वेश्चन मिलते हैं ना, वहां में ये क्वेश्चन भी आ गया है आपका, ये आया था 2008 के अंदर, ठीक है। तो कोई नहीं, हमको वैसे भी बक्सर आने वाला है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बक्सर होता कब है, ठीक। पहले बात तो ये देखो, बक्सर है कहाँ पे, तो बिहार में है, ठीक है। एंड बक्सर का जो बैटल हुआ था वो हुआ था 1764 में, किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था देखो, जो मेन बंदा था वहां से मीर कासिम, ठीक है। ये मीर कासिम नवाब हुआ करता था बंगाल का, बट इसने ब्रिटिशों की बातें नहीं मानी, ब्रिटिशों ने जबकि इसको बनाया था, एंड ही वांटेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अपनी कैपिटल चेंज की, दस्तक की प्रणाली जो थी, दीवानी राइट, टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट फारूक सियार ने दिया था, देखो उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट, वो इसने कैंसिल किया था मीर कासिम ने। तो ये मीर कासिम दिल्ली गया, ठीक है, मीर कासिम दिल्ली गया और किससे मिला था, यहाँ पे देखो, ये शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर थे, ठीक है, शाह आलम सेकंड। मैं ना जब भी कोई टॉपिक आ रहा है ना, तो उसके थ्रू आपको कुछ चीजें पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बता के आगे नहीं भाग रहा हूँ, बिकॉज कुछ चीजें क्वेश्चन से करेंगे तो याद रहेगी, और क्वेश्चन भी जानबूझ के वैसे रखे हुए हैं, तो पढ़ लेना है आप लोगों को। शाह आलम, जैसे बक्सर हो जाएगा अभी यहाँ पे, शाह आलम सेकंड, और फिर अपने पास है देखो शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला, ये शुजा उद्दौला उस टाइम पे नवाब हुआ करते थे अवध के, अवध अवध जो साम्राज्य था, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, ब्रिटिशों की तरफ से कौन आया था इधर, आपका हेक्टर मुनरो नाम का जो रूलर था, हेक्टर मुनरो, ये एक्चुअल फाइट में आया था, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो ये फाइट होती है बक्सर में, और ये तीनों भी हार जाते हैं, ठीक है। और ये जो शाह आलम सेकंड थे, ये तो पकड़े भी जाते हैं, बाकी के दो तो भाग जाते हैं, बट ही वॉज कॉट, जब ये पकड़े गए तो इनको ब्रिटिशों ने जबरदस्ती इलाहाबाद में रखा था, इलाहाबाद में रखा, दिल्ली जाने नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि जब तुम अच्छे खासे दिल्ली में पड़े थे तो हमारे साथ में लड़ने को क्यों आए, तो बोले अब इधर ही बैठो, तुमको जाने नहीं देंगे। तो ये इलाहाबाद में इनसे एक ट्रीटी साइन करवाई, जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो हुई थी 1765 में, जिससे ब्रिटिशों के पास जो बिहार था, बंगाल था और ओडिशा, ये तीनों भी स्टेट के टैक्स कलेक्ट करने का राइट, ठीक, यानी कि दीवानी राइट, दीवानी राइट ब्रिटिशों के पास चले गया, ठीक है। ये थी बक्सर की कहानी। एक बार ना, जैसे मैं बक्सर फिनिश किया हूं, प्लीज मुझे बताओ कि आपको क्लियर हुआ क्या। तो ये तीन लोग थे फाइट में, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला वाज नवाब ऑफ अवध, शाह आलम सेकंड वाज एम्परर ऑफ मुगल एम्परर, और मीर कासिम यूज टू बी द नवाब ऑफ बंगाल, पर उसको भगा दिया था ब्रिटिशों ने, और उसकी जगह पे रिप्लेस किया था, देखो किससे, मीर जाफर, उसका ही सन फादर इन लॉ था, मीर जाफर, पहले मीर जाफर ही हुआ करता था, उसको निकाल के ही मीर कासिम बना था। वो मैं कहानी आपको आगे बताऊंगा जब हम प्लासी में पहुंचेंगे, सॉरी बक्सर में पहुंचेंगे। तो मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या। तो फिर इस, अब इतनी कहानी के हिसाब से आप मुझे बताओ, अब यहाँ पे पूछा क्या है, अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ कौन कौन कोलिशन में था, तो कौन था, मीर कासिम था, ठीक है, कौन कौन था, क्वेश्चन क्या है अपना एक बार देख लेना पड़ेगा, कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट बोला है, तो इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन का याद रखना है कि कौन इस बैटल ऑफ बक्सर में इंग्लिशों के खिलाफ लड़ाई करने में कौन पार्टिसिपेट नहीं था। दे डिडंट आस्क यू द क्वेश्चन कि कौन पार्टिसिपेट था, तो वाज नॉट पार्टी, तो मीर कासिम तो था, तो ये चले गया, मीर सुजाउद्दौला भी था, और शाह आलम सेकंड भी था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। जल्दी से बताओ, एकदम क्लियर है क्या आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी अभी देखो भाई, ये क्वेश्चन की जो लेवल है और डिफिकल्टी ना अभी बढ़ चुकी है एग्जाम की भी, तो हम लोगों को भी क्वेश्चन वैसे ही लेने पड़ेंगे जिनमें थोड़ा सा, ठीक है, डिफिकल्टी बढ़ी हुई हो। वी कांट रिलाई ऑन द इजी क्वेश्चंस नाउ, बिकॉज एग्जामिनर ने बढ़ा दी है, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। सॉल्व करो चलो इस वाले क्वेश्चन को।
चलो उदय हैज आंसर्ड। चलो आर्यन जल्दी से बताओ दोस्त, कुछ तो आंसर। अब चलो मैं बताऊंगा इसको, ठीक है, आर्यन बता दो आप, मैं देखूंगा आपका आंसर। यहाँ विच अमंग द फॉलोइंग वॉज रिजल्ट ऑफ द एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1775 से लेके 18, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, ठीक है, याद रखना पहले तो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। थोड़ी सी कहानी बता देता हूं आप फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। जो माधवराव फर्स्ट थे उनकी डेथ हो जाती है, जो पेशवा थे माधवराव फर्स्ट, उनकी डेथ हो जाती है, माधवराव फर्स्ट, ठीक है। अब दो फैमिली के बीच में एक काबिल होता है, एक काबिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो माधवराव फर्स्ट है, इनके एक अंकल होते हैं जो जिनको बनाया नहीं गया था, ठीक है, बिकॉज वो मान लो छोटे भाई के बेटे हैं, तो ये बड़े भाई के थे, तो उन्हीं फैमिली के अंदर बाप का बेटा ही बन गया। तो जो अंकल वाली फैमिली वो रह गई थी, तो रघुनाथ राव बोल के एक थे, रघुनाथ राव, ठीक है। रघुनाथ राव बनना चाहते थे पेशवा माधवराव के बाद में, बट अब तो एज में रघुनाथ राव बड़े थे ना, राइट, उसके अंकल थे, तो सोचो उससे भी बड़े थे वैसे। तो अब ये इस तरफ इसका बेटा जो था उसका नाम था माधवराव सेकंड, ठीक है, माधवराव सेकंड। अब हो क्या गया, माधवराव सेकंड को इसने इसका उत्तराधिकारी मान लिया, माधवराव फर्स्ट की डेथ हो चुकी थी, रघुनाथ राव बनना चाहता है नेक्स्ट पेशवा, बट इसको कोई बनाना नहीं चाहता, तो इसने क्या किया, ब्रिटिशों को हेल्प मांगी। मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं, यहां से लाइन मार के देखो, ब्रिटिशों की हेल्प मांगी और सूरत की एक ट्रीटी साइन की, जिसके बदले में इसने प्रॉमिस कर दिया ब्रिटिशों को कि मैं, आप लोग अगर मुझे ये पेशवा बनने में हेल्प करोगे तो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर लैंड दे दूंगा और बदले में आपको मुझे मिलिट्री सपोर्ट करना पड़ेगा। ब्रिटिश को तो यही चाहिए था ना कि मिलिट्री सपोर्ट करो, लैंड ले लो, लैंड में ही तो रूल करना था। और फिर ये जो माधव राव थे, इनको नाना फडणवीस, ठीक है, ये सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, एंड ही वाज क्वाइट अ गुड फाइटर, ठीक है, कमांडर थे। तो इन्होंने माधवराव की तरफ से लड़ाई की, इसकी तरफ से ब्रिटिश आए, और इसके अंदर ऑलमोस्ट काफी लंबे दौर तक ये फाइट चलती रहती है। चलने के बाद इस में अंततः ऐसा कुछ निर्णायक तो नहीं होता है, बट फिर अंत में एक तय हो जाता है जिसका नाम था सालभाई का, सालभाई का ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सालभाई, ठीक है। अब ये ट्रीटी ऑफ सालभाई 1982 के अंदर ऑलमोस्ट साइन हो जाती है, 81 या 82 है समथिंग, देखना पड़ेगा। तो साइन होने के बाद इसके तहत ये सूरत के साथ जो ट्रीटी साइन की थी, किसने, रघुनाथ राव ने, और ऑलमोस्ट ब्रिटिशों की हार होने लगती है इसमें, ठीक है, फर्स्ट बैटल के अंदर अनडिसाइसिव भी बोला जाता है इसको, और थोड़ा बहुत इसके अंदर ताकि मराठे थोड़े से पावरफुल हो रहे थे। तो ट्रीटी ऑफ सालभाई होती है, और ये ट्रीटी ऑफ सूरत को उसके तहत कैंसिल मान लेते हैं ब्रिटिश, और दोनों के बीच में पीस स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी। तो इसके अंदर देख लेते हैं अभी, द ब्रिटिश ओन द वॉर, उन्होंने जीता क्या, नहीं, ठीक है, वो लोग जीत नहीं पाए थे इसको। उसके बाद द मराठास ओन द वॉर, उन्होंने भी नहीं जीता था। उसके बाद देयर वाज नो विक्ट्री फॉर इधर साइड, विच इज करेक्ट, एंड इट हेल्प हैदर अली, हैदर अली का कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी, ठीक है, आंसर आएगा सी। देखो एक बार बताओ मुझे जल्दी से, क्लियर है क्या, बता दो तो आगे बढ़ूंगा। एटी टू में ही था, ट्रीटी ऑफ सालभाई वॉज साइंड इन 1782, 1782, ठीक है। महादजी शिंदे और वॉरेन हस्टिंग के बीच में होता, महादजी शिंदे एंड ब्रिटिशों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग था इसमें साइन करने में, ठीक है। चलो चलो, अब उसके बाद इसी ट्रीटी के तहत एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज कि ब्रिटिशों ने माधवराव सेकंड को
पेशवा मानने की एग्रीमेंट कर लिया कि हम इसको पेशवा मानेंगे बोल दिया। और जो रघुनाथ राव थे इसको उन्होंने बोला कि हम पेंशन दे दो आप लोग, और उस पेंशन के ऊपर हम कुछ नहीं चाहते इसके लिए। तो इनको रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया जाता है और माधव राव को ब्रिटिश क्या मान लेते हैं, पेशवा मान लेते हैं। और इसकी तरह ट्रीटी ऑफ सालभाई खत्म होती है 1782 के बीच में, रघुनाथ राव और महादजी शिंदे के बीच में साइन होती है। फर्स्ट एंग्लो, फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, माधव राव फर्स्ट की डेथ हो चुकी है, फिर उसके अंकल माधव राव फर्स्ट के रघुनाथ राव बनना चाहते हैं पेशवा, पर माधव राव फर्स्ट का बेटा है माधव राव सेकंड, जिसका नाम क्या है, माधव राव सेकंड। नाम भी नहीं थे, देखो लोग एकदम क्रिएटिव ही रही है, बच्चे का नाम भी एकदम माधव राव सेकंड रखा है। कंफ्यूजन थर्ड फोर्थ तुमको हर जगह दिखेंगे। यही होता था कि बाप के नाम से ही रखेंगे तो सब लोग बाप की ही रिस्पेक्ट देंगे मुझको, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल चीज थी। तो माधव राव सेकंड को बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली बाप का बेटा उसी को प्रिफर करेंगे वो। बट अब प्रॉब्लम क्या था, ये जो माधव राव सेकंड थे इसी को ये नाना फडणवीस भी बनाना चाहते थे। जो बड़े मातब्बर कमांडर है वो भी तो चाहते हैं कि यही बने, इसके सपोर्ट में है ही नहीं। तो इसने क्या किया, सीधा सीधा ब्रिटिशों का सपोर्ट लिया। सारे जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के अंदर के, वो फंसे कहां पे, यहीं पे। वो लोग क्या करते थे, जब बीच बीच के अपने आपसी झगड़े के अंदर ब्रिटिशों की हेल्प लेते थे, ब्रिटिश हेल्प करते हुए बहुत कुछ छीन लेते थे उनसे, ठीक है, और बाद में उन्हीं को कठपुतली बना देते थे। तो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की, इन्होंने लैंड देने का डिसाइड किया, बट नाना फडणवीस ने उधर से हमला कर दिया। फिर ब्रिटिशों के बीच में और नाना फडणवीस के बीच में, यानी कि माधव राव फर्स्ट की सेकंड की तरफ से झगड़ा होता है, वॉर होता है, और लंबे दौर तक वॉर चल रहा है, देखो 75 से लेकर ऑलमोस्ट 82 तक। और फिर अंत में ट्रीटी ऑफ सॉल्बाई होती है, बिकॉज दोनों साइड ना हारते हैं ना जीतते हैं, ठीक है, तो दोनों का लॉस होता है। उसमें 1782 में महादजी शिंदे और वॉरेन हस्टिंग साइन कर लेते हैं, जिसके तहत माधव राव सेकंड को पेशवा मान लिया जाता है, रघुनाथ राव को पेंशन देने की एग्रीमेंट हो जाता है, और इसके तहत ये पीस एस्टेब्लिश हो जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो अब यहां तक तो इसका सी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको। ट्राई द क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब वहां पे चार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे सकते हो। डी नहीं होगा उसका, ठीक है। आप कौन से आंसर का बता रहे हो? ये थोड़ा जूम आउट नहीं होगा ये, क्योंकि पीडीएफ के फॉर्म में है, और मैं है ना कल इनको बोलूंगा, सॉरी, पीपीटी बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखे कि क्वेश्चंस को पीपीटी का एक ऑलमोस्ट थोड़ा सा जगह छोड़ के अंदर ही रखे, यहाँ से इधर से थोड़ी लाइन, उधर से लाइन छोड़ के बीच में ही रखे पीपीटी के स्लाइड के। ये इस चीज का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ के फॉर्म में है तो ये जूम इन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एडजस्ट कर लो अभी। आप कुछ नहीं, वहां पे आर्मी लिखा है, इन दिल्ली कैंपेन, इन दिल्ली है वहां पे, ठीक है। बाकी मैं पढ़ लेता हूँ। Which one among the following was not a possible reason for the success of Nadir Shah's military campaign in Delhi? ठीक है, ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे हैं, नीचे लास्ट वाला आर्मी है, इन्वेडिंग आर्मी लिखा है बस, ABCD। बताओ चलो जल्दी से। चलो बताओ आर्यन, आंसर दो जो जल्दी से। उदय, अच्छा पता नहीं है आप लोगों को, अगर पता नहीं होगा ना तो जल्दी से मुझे बता दिया करो, तो मैं क्या करूंगा कि रुकूंगा नहीं आपका वेट करते हुए, ठीक है, कि यार सर इसका पता ही नहीं चल रहा। चलो देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पॉसिबल रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ नादिर शाह मिलिट्री कैंपेन इन दिल्ली? कि पॉसिबल रीजन क्या नहीं था, ठीक है। अब पहले तो देख लेते क्या क्या पॉसिबल रीजन थे कि नादिर शाह बहुत अच्छे से सक्सेसफुली दिल्ली में इन्वेड करता है।
एक तो वीक मुगल रूलर थे उसके टाइम पे, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो चले गया, मतलब वीक मुगल रूलर थे तो ये चले गया, ये तो रीजन नहीं था पूछा है उन्होंने, ठीक है, वॉज नॉट अ पॉसिबल रीजन, तो ये तो रीजन था ही, तो ये चले गया। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये भी एक रीजन था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो एम्पायर्स थे वो सारे खोखले हो चुके थे, यूनाइटेड कोई था नहीं, मुगलों की बड़ी आर्मी वहां पे जाके कोई फाइट नहीं कर रही थी उनको, तो ये भी एक रीजन था, तो ये भी चले जाएगा। लेट प्रिपरेशन फॉर द डिफेंस ऑफ दिल्ली, तो इसको प्रिपेयर करने में भी क्या हो जाता है, लेट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है नादिर शाह जब अटैक करता है, ठीक है, तो कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, बहुत लेट जागते हैं जो रूलर्स होते हैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए, उनको कुछ इतना लगता नहीं है कि आराम से उनको लगे जीत जाएंगे, बट उसको उतना सीरियसली लेते नहीं है और इवेंचुअली वही होता है कि वो हार जाते हैं, तो ये भी एक रीजन था, तो ये तीनों निकल गए। यूज ऑफ सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी बाय द इन्वेडिंग आर्मी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि वो बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी वगैरह थी, बेसिक चीज थी कि वीक मुगल रूलर थे, स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और लेट प्रिपरेशन किया था डिफेंस ऑफ दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूज ऑफ सुपीरियर मिलिट्री, ये एक रीजन नहीं था नादिर शाह के जीतने की, ठीक है, क्लियर है क्या, दिस वॉज नॉट द रीजन। आगे अहमद शाह अब्दाली जब आता है तो दैट टाइम ही यूज द कैनन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली मोर सुपीरियर चीजें तब यूज की थी, नादिर शाह के टाइम पे नहीं, अहमद शाह अब्दाली और पानीपत का वॉर जो थर्ड हुआ था उसमें। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, अभी यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट। श्रीरंगपट्टनम सिख वॉर लिखा है इधर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम सिख वॉर, सॉरी ये थोड़ा सा पीपीटी में यहाँ पे गलत आ गया है, ये सिख वॉर यहाँ नहीं है, एंग्लो सिख वॉर इधर है, मैं यहाँ लिख देता हूं एंग्लो सिख वॉर, ये डी वाला ऑप्शन है, आपको बस उसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। चलो बताओ, चलो जल्दी से, उदय हैज आंसर्ड, आर्यन कुछ नहीं बोल रहे हो, नो आइडिया, ओके ग्रेट, ऐसे बता दिया करो, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड कार्नेटिक वॉर, थर्ड मैसूर वॉर आने वाला है, फर्स्ट मराठा वॉर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है, ये एंग्लो मराठा वॉर ही है हर जगह पे, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, द फर्स्ट द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, द थर्ड कार्नेटिक वॉर, तो इसमें हम देखते हैं, देखो फर्स्ट मराठा वॉर से हम इतना तो जानते हैं कि ये सी वाले ऑप्शन में क्या आएगा, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। तो अब थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, एक देखो, थर्ड वाले ऑप्शन में एक कहाँ कहाँ है, वो आपका आंसर हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ, थर्ड में एक यहाँ पे भी है और सी वाले में भी है, ठीक, तो ये दो इलिमिनेट हो गए, उदय ये दो इलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं दूसरा, और आपको कुछ पता है क्या, ठीक है, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सिखों का जो वॉर हुआ था उससे ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, तो सेकंड नंबर पे, और लास्ट में दो जहां पे आएगा वो आपका ऑप्शन बनेगा, अभी ये देखो इधर लास्ट में दो है, ठीक है, तो ये डी का ऑप्शन क्या था, दो, और हमको मराठा का पता था, देखो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का सालबाई का विच वॉज फर्स्ट, तो लास्ट में एक और दो इधर है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, ठीक है। बाकी के भी हम देखने वाले हैं, ये आए नहीं है, मैं आगे बताऊंगा, अभी अपना पढ़ना बाकी है वो, ठीक है, बट आपको अभी मैं बताया था मैंने सालबाई वाला, ठीक, तो ये भी याद रखो, ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद साइन हुई थी। चलो ये अभी हो चुका है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, ट्राई दिस वन क्विकली, बहुत बढ़िया। चलो आई एम वेटिंग फॉर, आई विल वेट फॉर 1 मिनट नाउ, ठीक है, 30 सेकंड वेट किया जाएगा, 30 से 1 मिनट, बड़ा क्वेश्चन है तो 1 मिनट, बताओ जल्दी से।
चलो हो गया। ओके, उदय हैज आंसर्ड, आर्यन हैज आंसर्ड, ग्रेट। चलो अब शुरू करता हूं, बता देता तुमको। हाँ, which one among the following was immediate cause of attack by the नवाब सिराज उद्दौला on Calcutta in 1756? कलकत्ता में कल ही बताया था, कौन सा ये था? फोर्ट विलियम, जहां पे कौन सी ट्रेजेडी हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें 123 लोग मारे गए थे 146 में से। चलो अभी देखिएगा यहाँ पे, ये 56 में वहां पे किया था। अब देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है इमीडिएट रीजन कौन सा था? वन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से एक रीजन बताना है जो इमीडिएट था। सबसे पहले देख लेते हैं, रिफ्यूजल ऑफ इंग्लिश कंपनी टू पे द ओवर ड्यू ट्रेड टैक्स। ये इमीडिएट रीजन था क्या? ये एक रीजन था, बट इमीडिएट था क्या? नहीं। द इंग्लिश कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द नवाब विद द व्यू ऑफ डिस्पोज हिम, ये तो बहुत पहले से वो कर रहे थे, नवाब खुद भी थोड़ा सा अवेयर था, बट दिस वाजंट द इमीडिएट रीजन। सिराज उद्दौला वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम द बंगाल, ये रीजन था, बट इमीडिएट था क्या? ये तो बहुत पहले से चाहता था वो, ठीक है। मेन रीजन क्या होगा? फोर्ट विलियम के ऊपर उसने अटैक किया था। रिफ्यूजल ऑफ द इंग्लिश टू डेमोलिश द फोर्टिफिकेशन ऑफ द कैलकाटा, ये फोर्ट विलियम को वो लोग क्या कर रहे थे? फोर्टिफाई करके उसके ऊपर गन रख रहे थे, ठीक है। उसको जो नवाब थे उन्होंने बोला कि हमारी जो सॉवरनिटी है, सार्वभौमत्व है हमारे बंगाल का, उसके ऊपर ये अटैक है और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अ ट्रेडर। तो उन लोगों ने क्या किया? मना किया, और फिर वो क्या कर देता है? अटैक कर देता है फोर्ट विलियम के ऊपर, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी, ठीक है। दोनों का भी आंसर आपका करेक्ट है, बहुत बढ़िया भाई लोग, ठीक है। चलो छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए यहाँ पे। एक क्वेश्चन वालों ने बनाते हुए छत्रपति नहीं लगाया था, पर मैं लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज मिलिट्री। चलो अब बताओ क्वेश्चन। क्वेश्चन को ना थोड़ा जूम इन करने का मैं कल से बीच में रखने को बोलूंगा, क्योंकि उसको जूम इन नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा आपको लास्ट वाला पोर्शन पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। अब ये वाला देखो, सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या है? ही हैड बिल्ट अ सीरीज ऑफ फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑन द टेबल माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न डेक्कन। बाकी तो दिख रहा है वहां पे एक्यूमेन है, एक्यूमेन मिलिट्री एक्यूमेन मतलब वो स्मार्टनेस, ठीक है, उनका व्यू और रणनीति। एक्यूमेन मतलब उस चीजों को किस तरीके से ये करते थे। चलो सेवंथ का उदय हैज आंसर्ड, बहुत बढ़िया। चलो 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 आर्यन बताओ। तुमने न जाने क्या सी। ओके, बस बहुत बढ़िया, दोनों का आंसर आप लोगों का। अच्छा एक देखो कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज मिलिट्री एक्यूमेन कहा जाता है? ही वाज अ मास्टर इन गोरिल्ला वॉरफेयर, ये सच है। टैक्टिक्स एंड द स्विफ्ट कैवेलरी वॉरफेयर में भी थे, कैवेलरी को भेजना और लड़ाई करना। आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि हजारों की आर्मी को 1-2 हजार मावड़े जाके पूरा जंगल के अंदर परेशान कर देते थे। यू नो अफजल खान की कहानी कैसे हराया था उसको गोरिल्ला वॉरफेयर से। उसके बाद he had built a series of fortified strongholds on the टेबल माउंटेन्स। टेबल माउंटेन, जब भी किसी फोर्ट पे हम जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग, हम गए थे राजमाची को, अपनी ट्रिप गई थी, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि नीचे से तो हम ऊपर चढ़ गए, पर ऊपर प्लेन लैंड थी ना, ऐसे ऊपर हम एकदम टॉप पे थोड़ी प्लेन लैंड, थोड़ा नीचे आए तो थोड़ी सी ऐसी प्लेन लैंड, और थोड़ा नीचे गए तो ऐसे ऐसे स्पेस था, फिर प्लेन लैंड। यानी कि वहां पे क्या हो सकता था? गांव बट सकते थे। आप रायगढ़ जाओ आपको प्लेन लैंड, आप सिंहगढ़ जाओ नीचे से ऊपर चढ़ोगे, ऊपर आपको ऐसे कैसे ऐसे माउंटेन चढ़ोगे और ऊपर से थोड़ी सी टेबल लैंड दिखेगी। इसके ऊपर क्या बनाते थे? वो फोर्ट बनाते थे, ठीक है, यहाँ पे। तो वही बोला है ऐसा फोर्टिफाइड। आप रायगढ़ देख लो, प्रतापगढ़ देख लो, राजगढ़ देख लो, ये सभी माउंटेन के ऊपर टेबल लैंड है छोटा सा, उसके ऊपर बना दिया है फोर्ट। तो दिस वाज आल्सो ट्रू। तो क्या आएगा? बोथ 1 and 2। ऑप्शन क्या होगा? सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलो अब क्या करता हूं मैं, और भी पीवाईक्यूज बहुत सारे इसके अंदर तो, ठीक है, बट हम लोगों का कुछ पोर्शन बाकी है पढ़ाना, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूं और क्विक तरीके से आप लोगों को उधर रिवीजन कर लेता हूं, ताकि अपना जो टॉपिक शुरू किया है हमने इस वीक में, डिक्लाइन ऑफ मुगल
एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट पावर सक्सेसफुली अच्छे से फिनिश होगा। और फिर उसके बाद अगर टाइम आज नहीं बचेगा तो मैं कल के लेक्चर में फिर और पीवाईक्यूज ऐड करके इसमें थोड़ा स्पीड से लूंगा। और तुमको गूगल फॉर्म की जो टेस्ट है प्लीज उस गूगल फॉर्म के टेस्ट को देना। आर्यन बहुत अच्छे से दे रहा है, उसके बाद वो रेगुलरली अपना टारगेट भी भेजता है। तो देखो आप अगर ठान के रखा है ना तो आपको करना है तो करना है, तो इसलिए करो और वो गूगल फॉर्म के टेस्ट दो तो तुमको पता चलेगा तुमको क्या आ रहा है क्या नहीं। और बहुत मेहनत करके प्रॉपरली बनाए जा रहे हो तो यूज करो ना रिसोर्सेस का, ठीक है। डेली गूगल फॉर्म के जो टेस्ट है वो किसी भी हालत में आप लोगों को देना ही है। अच्छा ये पढ़ा दिया था, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम जाएंगे उधर। वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से बता दो। द फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा बाय द ब्रिटिश इन 1756 was regarded by the नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एज, क्या रिगार्ड किया था उसने, बताओ। बहुत ही आसान है इसलिए रुका हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील मूव ऑन टू द टॉपिक्स। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बताओ बताओ। उदय हैज आंसर्ड, बहुत बढ़िया। अरे नहीं सर, एन अटैक अपॉन हिज सॉवरेनिटी, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, ठीक है, कि उसको अपने सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक माना था उसने। चलो नाउ दैट वी हैव रीच्ड हियर, जहांगीर शाह का हो गया, देखो केम इन पावर विद द जुल्फिकार खान, याद रखो। राजपूत मराठा एंडेड जिजिया, ठीक है। टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम जो था, जयसिंह अंबर को टाइटल दिया था मिर्जा राजा सवाई बोल के, ठीक है। चुरामन जाट के साथ पीस बनाया था इसने। फारूक सियार को याद रखो, सैयद ब्रदर्स के हेल्प से आया था ये, अपने ही भाई को मार के। चलो आ गए अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जब भी जिंदगी में तुमको लगेगी तुम्हारी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट बन रही है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज आंखें बंद करो, याद करो कैसे कैसे प्रॉब्लम में फंसे थे वो जिंदगी में। हर जिंदगी के हर एक ईयर में देखो उनकी जिंदगी, एवरी ईयर ही वॉज स्टक इन वन और द अदर प्रॉब्लम विच सीम्ड इम्पॉसिबल, बट जो इम्पॉसिबल था फिर उसमें से कितना शांत और प्रिसाइजली सॉल्यूशन निकालते थे। सबसे बढ़िया चीज तो ये सोचो कि आगरा में जब फंस गए थे तब भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि अब मैं स्वराज्य नहीं जाऊंगा। तो दैट टाइम ऑल्सो ही प्लान्ड वेरी प्रॉपरली, ठीक है, और गिव अप नहीं किया और ना ही एग्रीमेंट किया मुगलों के साथ में, द वे ही एस्केप फ्रॉम देयर। तो आपके भी जो पढ़ाई में जो प्रॉब्लम आते तो महाराज को याद करने का, महाराज होते तो क्या करते, क्या करते तो महाराज होते तो सोल्यूशन निकालते, ठीक है, फाइट बैक करते, कुछ तो दिमाग लगाते, शांत रहते, आइडिया बताते, एग्जीक्यूट करते। सो स्टे लाइक दैट, तो कुछ चीजें उनसे सीखो, ठीक है। ये हैदराबाद हम देख चुके थे, अवध के यहाँ देख चुके हैं, अवध का सदात खान, ठीक है, जिसको बुरहान उल मुल्क कहा जाता था। और फिर इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम बनाते हैं, पॉइजन खा के मर जाते हैं क्योंकि नादिर शाह जब अटैक करता है तो बहुत ज्यादा लूट मचा देता है इनके साम्राज्य में, अवध में, तो इसलिए वो ये हो गए थे। चलो अभी बंगाल हम हो चुका है अपना, ठीक है। राजपूत हम देख चुके थे, राजपूतों के अंदर राजपूत वर्ड कहाँ से आया था, ठीक है, दैट वी हैड सीन। सो दैट वर्ड केम फ्रॉम बेसिकली राजपुत्र, सन ऑफ किंग, ठीक है, फर्स्ट हिंदू रूलर राजा सवाई जय सिंह, ठीक है। उन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस किया था और वाजपेयी यज्ञ किया था। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है कि सोमा नाम का रस होता था वो पिया जाता था उसमें, और उसके साथ लोगों को खाना वगैरह देना, अलग अलग टाइप का और भी रिचुअल्स थे उसके अंदर। तो इन्होंने जंतर मंतर ये सब चीजें बनाई थी, वहां पे 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाए थे। और सुंदीएल नाम का जो सम्राट यंत्र है जयपुर में देखने को मिलेगा, उनको फाउंडर ऑफ जयपुर भी कहा जाता है, और वहां पे वो एस्ट्रोनॉमी के जो चीजें थी उनको डेवलप किया था, ठीक है। अच्छा अभी एक स्टूडेंट ऐड हुआ है, कैन यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? एक सेकंड में देख लेता हूं, अभिजीत, ठीक है, ओके। अभिजीत अभी हम क्वेश्चन करके यहाँ पे पहुंचे हैं, तो पीछे का जो लेक्चर है ना उसको आपको स्पीड बढ़ा के देखना पड़ेगा, क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, इन लोगों ने आंसर भी दिए अच्छे से एकदम, तो पीवाईक्यूज थे वो, और लेक्चर के लास्ट में भी मैं 2-3 पीवाईक्यूज कराऊंगा। चलो फाउंडर जाट का हम देख चुके थे, टाइटल ऑफ राजा। सिखों का यस्टरडे ओनली आई टोल्ड कि ये जो मिसल्स बनाए थे, एक बार फिर से क्विकली बता देता हूं। गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है कहां पे, दिल्ली के अंदर, बिकॉज वो
जो औरंगजेब के बेटे थे वो उनके पास पहुंच के हेल्प मांगते हैं, और सिखों का यह था कि कोई हेल्प मांगने आने वाले को अपने द्वार से नहीं जाने देना, और वो हेल्प कर देते हैं, उसको आश्रय देते हैं, और इसी का गुस्सा होता है औरंगजेब का, तो ही कैप्चर्स गुरु तेग बहादुर, और दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर उनको ऑफर दिया जाता है कि इधर ही कन्वर्ट्स टू इस्लाम और अदरवाइज दे विल किल हिम। तो जब वो कन्वर्ट नहीं होते तो उनको मार डाल दिया जाता है। इससे एक चीज सीख जाते हैं, क्या सीखते हैं कि हमारा सिखिज्म का जन्म कैसे हुआ था, गुरु नानक से। फर्स्ट गुरु कौन थे, तो गुरु नानक, ठीक है। गुरु नानक की फिलॉसफी क्या थी कि उन्होंने अलग अलग रिलीजन के अंदर जो अच्छी चीजें थी, जो सेंट लोग थे, ठीक है, दो चीजें थी, दो चीजें सिखिज्म का थोड़ा सा तुमको बता देता हूं मैं, सिखिज्म की शुरुआत कैसे हुई। एक तरफ भक्ति मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, हिंदुइज्म में क्या चल रहा था, इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट, और इस्लाम के अंदर उस टाइम पे सूफी मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ठीक है। सूफीज्म, सूफीज्म मतलब ये ऐसे सेंट थे जो मस्त मौला, ठीक है, मौलाना बोलते थे, मस्त मौला एकदम, ठीक है, ये वाला बाबा जैसे हजरत निजामुद्दीन, ठीक है, कि बस जिंदगी में उनके मटेरियल चीजों से कोई लेना देना नहीं, झोला लेके निकल पड़ेंगे, ऐसे वाले सेंट। अब आर्यन एक मूवी देखता है जिसका नाम है, देखो अपना क्या बोलते हैं उसको, लेके भी गया था ना सबको हमको उसने, रॉकस्टार। रॉकस्टार के लास्ट में वो जो लाइन है ना, यहां से कोसों दूर सही और गलत के पार एक दुनिया है, वहां मिलूंगा मैं तुझे, ठीक है। तो दिस लाइन वाज रिटन बाय वन ऑफ द सेंट सूफी जिसका नाम था जलालुद्दीन रूमी। रूमी नाम के पर्शियन ये थे, ये पोएट थे, एंड इन्होंने लिखा था कि फार अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ राइट डूइंग एंड रॉन्ग डूइंग देयर इज अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत लाइन है। तो ऐसे टाइप के मस्त मौला टाइप ये आए थे। भक्ति मूवमेंट में आप लोगों को पता है ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ठीक है, ये सब लोग आए थे। तो इनसे कुछ सीखा, इनसे कुछ सीखा, और एक जन्म होता है एक फिलोसॉफी का जो सिखिज्म को जन्म देती है, ठीक है। तो एक वे ऑफ लाइफ इन्होंने बनाया दोनों का मिक्सचर करके। तो अलग अलग सेंट से उन्होंने आइडियाज लिए और सिखिज्म का जन्म किया किसने, तो दैट वाज गुरु नानक, ठीक है, फर्स्ट गुरु गुरु नानक। और गुरु नानक जी ने ये किया, आगे जाके हर गुरु ने अपनी अपनी कुछ फिलोसॉफी, कुछ टीचिंग, कुछ वैल्यूज ऐड करते गए उनके, और ये आगे बढ़ता गया उनका सिलसिला, और ऐसे जाके ये धर्म बना। ऐसा नहीं कि कोई भगवान आया फिर उसने बोला कि ये धर्म लो, ठीक है ना, बाकी रिलीजन की तरह नहीं था इनका, एक फिलोसॉफी को अडॉप्ट किया, फिर वो बढ़ता गया और वे ऑफ लाइफ बन गया सिखिज्म, ठीक है। तो फिर इनका क्या था, शुरुआती के दौर में ये लोग अच्छे वैल्यूज पे ही बढ़ते थे, सारे सेंट से सीखना, तो तलवारें नहीं उठाया था। तो फिर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है। जैसे गुरु नानक के टाइम पे जो अकबर थे, एक बार जब वो पंजाब की तरफ रहते हैं ना, तो गुरु नानक जी को मिलने के लिए एक दिन पूरा रुकते थे। दैट टाइम अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट एम्परर, ठीक है, ही हैड बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके, उन्होंने एक स्ट्रांग पावरफुल रूलर थे वो। तो उन्होंने खुद रुका गुरु नानक को मिलने के लिए। गुरु नानक उस टाइम पे सोसाइटी में पॉपुलर हो रहे थे, सो दैट मच पॉपुलैरिटी ही वाज गेटिंग, और यही पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोगों ने सिखिज्म एक्सेप्ट किया। सिखिज्म को एक्सेप्ट करने का और एक रीजन था कि बाकी रिलीजन के अंदर बहुत ज्यादा ये था कि उसके अंदर क्लास बनाया हुआ था, क्लास सिस्टम बन गया था। स्पेसिफिकली हिंदुइज्म में कास्टिज्म था, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए आसान था कि कास्ट सिस्टम से बाहर निकलना है तो रिलीजन ही बदल लो, ठीक है, तो दिक्कत ही नहीं। आगे जाके उसमें भी कास्ट बना दिया लोगों ने, वो बात अलग है। बट ये यहां से शुरू हुई सिखिज्म की। फिर गुरु तेग बहादुर तक कहानी बढ़ती है आगे, और गुरु तेग बहादुर तक बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है, बहुत सारे लोग इस सिखिज्म को फॉलो करने लगते हैं। ये चीज कौन नहीं सह सकता था, ऑब्वियसली औरंगजेब, जो किसी भी रिलीजन को नहीं सह सकता था, ठीक है, कट्टर था एकदम। तो और फिर इनके पास इनके वैल्यू के अनुसार ये था कि आपके पास जो भी आएगा उसकी हेल्प करो, और वो हेल्प करने के लिए वहां पे उनके बेटे को ही हेल्प किया, तो उनको पकड़ लिया और चांदनी चौक में उनको मार डाला। इससे सिखिज्म में एक चीज सीख मिल गई उनको, एक चीज सीख गए वो, दैट इज कि अगर हम सिर्फ किताब हाथ में पकड़ के अगर जिंदगी जीना सीखेंगे तो फिर हम अपना ये जो नस्ल है, अपना जो सिखिज्म है वो सर्वाइव नहीं करेगा। हमको एक हाथ में क्या करना है, अपने वैल्यूज को रखना है, किताब रखनी है, और उसके दूसरे हाथ में क्या रखना है, तलवार रखनी है। तो जब इस किताब को प्रोटेक्ट कोई हमला करेगा इसके ऊपर, अपने वैल्यू पे, अपनी जिंदगी पे, अपने वे ऑफ लाइफ पे, सिखिज्म पे, तो इस दूसरी वाली तलवार से हम लड़ाई करेंगे, ठीक है। और जब लड़ाई ना हो तो ये अपने जीने का रास्ता है। तो दैट दे एडॉप्टेड, और वहीं से जन्म होता है खालसा का। खालसा अलग अलग मिलिट्री ग्रुप बनाए गए, अलग अलग टाउन में उनको रखा जाता था। मतलब अमृतसर में एक है, गुरदासपुर में अलग है, तो चंडीगढ़ में अलग है। सो इट्स लाइक दे केप्ट इन डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स, और ये बटे हुए थे। कोई जो खालसा का ग्रुप था उसमें 10,000 आर्मी होती थी, किसी में 2,000 ही है। और फिर ये क्या हो गया, 10,000 की जो आर्मी है अमृतसर में,
गुरदासपुर में अलग है, इनका कपड़े का जो ये था वो भी थोड़ा सा अलग बना दिया, इनका ट्रेंड, स्लोगन, सो इट्स लाइक वो अपनी अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने लगे। तो हर एक खालसा का एक लीडर बन गया, फिर उन लीडर में कंपटीशन शुरू हो गया आगे जाके, यूनिटी नहीं बची। गुरु गोविंद सिंह जी को मार डालते, 10th गुरु थे, ठीक है, नांदेड़ के अंदर उनकी डेथ कर दी जाती है मुगलों के द्वारा, ठीक है, फंसा के उनको मार डालते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं शॉर्ट में बताता। गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे पीस मुगलों के साथ, तो मुगलों ने उनको बोला कि हाँ हम आपके साथ ट्रीटी साइन करेंगे, बट उसके लिए आपको हमारे साथ डेक्कन में एक मुहिम पे जा रहे हैं, हम साथ में आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा मुगलों के आर्मी के साथ में, आपकी आर्मी को लेके हम वो जीत जाएंगे, वापस आएंगे, आपके साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब किसी भी हालत में गुरु गोविंद सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनके आर्मी के लोग, खालसा के लोग मरे, सो उनकी शहादत हो। फॉर दैट रीजन ही वेंट विद देम, और वो लोग फंसा के रात के अंधेरे में गुरु गोविंद सिंह जी को मार डालते हैं गोदावरी नदी के किनारे पे। और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी मरे, उसके आगे फिर कोई गुरु नहीं बना, क्योंकि सारे जो अलग अलग ग्रुप थे, सारे सिखिज्म, कितनी अच्छी बात है, इन सब ने साथ में मिलके ये डिसाइड किया कि यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि उनके बेटों को भी मार डाला गया था गुरु गोविंद सिंह जी के, कुछ नहीं बचा था, मतलब गुरु के बेटे गुरु बनते थे, तो वो बचा ही नहीं था उनका, तो इसलिए। और फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम में से कोई भी अब गुरु नहीं बनेगा, हम गुरु ग्रंथ साहिब को ही फॉलो करेंगे। ये जो किताब थी गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें सब गुरुओं ने अपना टीचिंग दे दी थी उनको कि जीना कैसे है, उसी को फॉलो करेंगे। और वहीं से फिर गुरुओं की जो प्रथा है वो बंद हो गई और गुरु गोविंद सिंह जी बन जाते हैं वहां पे, ठीक है। और फिर बस वही बात है कि सिख गुरु अपोज द रॉन्ग डूइंग ऑफ द मुगल्स, एंड वही फिर बंदा बहादुर ने लड़ाई जारी रखी और उसको कैप्चर कर लिया जाता है। और 8 साल तक ऑलमोस्ट वो ही फाइट्स अगेंस्ट द मुगल्स, एंड ही आल्सो नेवर लॉस्ट एनी बैटल अगेंस्ट देम। बहुत परेशान कर दिया था मुगलों को उन्होंने, और फिर आगे जाके उनको पकड़ के मार डाला जाता है। फिर रंजीत सिंह आते हैं। रंजीत सिंह क्या करते हैं, ये जो मिसल्स है 12 मिसल्स, मतलब 12 अलग अलग ट्राइब उनके जो बन गए थे सिखों के, उन सबको यूनाइट करते हैं और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है फिर महाराजा रंजीत सिंह का, ठीक है। सिख एम्पायर की वहां से बुनियाद शुरू होती है, ठीक है। ये पेंटिंग है डिपिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक में जब उनको मारा गया था। अब हम आ रहे हैं मैसूर के पास। मुझे बताओ जल्दी से, क्या हम यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यहां से आगे बताता हूं तुमको। मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली। यस यस, पता है, आई एंडेड टुमारो ओनली, बट थोड़ा सा तुमको रिवाइज कराना था, ठीक है। चलो, क्योंकि जैसे मराठा, एंग्लो मराठा बार बार पढ़ते हो आप लोग, बंगाल के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है, पर सिखिज्म के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है। जैसे एसएसबी में तुमको पूछ लिया कि सिखिज्म का जन्म कैसे हुआ, क्या थी उसकी फिलोसॉफी, किसने शुरू किया, तो दैट कैन बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इतने बड़े रिलीजन के बारे में आपको नहीं पता है, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट कर देती है, इसलिए मैंने तुमको उसका ओरिजिन बताया, ठीक है। दैट वाज द रीजन कि क्या क्या हुआ आगे, गुरुओं ने कैसे बनाया, कैसे चीजें हुई। एक छोटी सी बात बता देता तुमको 30 सेकंड में। अब जो ये है अपना अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, वहां पे आप अगर देखोगे ना, तो नीचे जो पाया है जहां पे वो गुरु मेन टेम्पल है, उसके नीचे हर भारत के एरिया की मिट्टी लाके रखी है। मिट्टी कहाँ की? संत लोगों की। जैसे कोई एक होली प्लेस है, साईं बाबा शिरडी की एक थोड़ी सी मिट्टी लेके गए, तुकाराम महाराज का जन्म कहाँ हुआ, आलंदी की मिट्टी लेके गए, ठीक है। हर एक जगह पे हजरत निजामुद्दीन की मिट्टी लेके गए, हर रिलीजन का, किसी भी रिलीजन का रहो, अच्छा जिसने कुछ भी टीचिंग दिया है उसकी, और वो नीचे रख के फिर वहां पे बनाए गोल्डन टेम्पल। इसलिए वहां पे जब भी जाओगे ना तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग थे उन सबका वहां पे मिक्सचर किया है, ठीक है। पीके डोर लगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैसूर। क्लियर है क्या? मैसूर। अब मैसूर के अंदर देखो, फाउंडर हैदर अली। एक्चुअल में इनके पहले एक राजा होते हैं, उनको ये कमांडर होते हैं, बहुत ही एबल कमांडर होते हैं, उनको खत्म करके ये वहां पे क्या बनते हैं, रूलर बनते हैं, ठीक है। और हैदर अली बन जाते हैं, और फिर एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है। यहाँ पे बस मैसूर में आपको 2 लोगों को याद रखना पड़ेगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान को। हैदर अली की फाइट मराठाओं के साथ भी होती है, ठीक है, निजामों के साथ भी होती है। ही फाइट्स वेरी इन अ वेरी करेजियस वे। ओके, क्लियर है? चलो उसके बाद देखो, अब यहाँ पे याद रखना है हमको, इनवाइटेड फ्रेंच एक्सपर्ट्स टू ट्रेन द ट्रूप्स। हैदर अली ने उसी के टाइम पे, टीपू सुल्तान हो गए, हैदर अली हो गए, इन लोगों ने क्या किया था, एक्सपर्ट्स बुलाए थे फ्रेंचों के ट्रेन करने के लिए, बिकॉज देवर लाइक, अगर ब्रिटिशों से वॉर हुआ, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली ये जितने भी रीजनल पावर्स थे उसके अंदर एक सेकंड है ना, उधर तो
जितने भी रीजनल रूलर्स थे, इनके अंदर सबसे पावरफुल कौन थे? तो पावरफुल नहीं, सॉरी, जिसके अंदर एक विजन था कि भाई ब्रिटिश जो है यही अपने दुश्मन है और कहीं ना कहीं इनके पास मॉडर्न वेपन है, तो फाइट करने के लिए पहले से रेडी रहना है। ये तुमको हैदर अली और टीपू सुल्तान में दिखता है कि दे ट्रेन देयर फ्रेंच चोकोबुला के भी। और 1769 में हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर्स नियर द मद्रास। ठीक है, शुरुआती में क्या होता है कि ब्रिटिशों को कौन हेल्प करने का डिसाइड करते हैं? मराठास। पर मराठास लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं? बैकआउट कर लेते हैं, ठीक है, वॉर में से। तो वो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, ब्रिटिशों का और ये अपना ये मराठा का। ठीक है, निजाम भी उस टाइम पे, सॉरी मराठा ने इस टाइम पे ब्रिटिशों को हेल्प करना चाहते थे, निजाम। ठीक है, निजाम वांटेड टू हेल्प एंड ब्रिटिश, उसको मराठाओं की भी हेल्प चाहिए थी, बट ऑल ऑफ देम बैक्ड आउट। तो इस वजह से फिर हैदर अली जीत जाता है ब्रिटिशों के खिलाफ। 1782 के अंदर ही डाइड एंड टीपू केम इन द पावर। 1782 जब क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, उसी टाइम पे फिर कौन आता है पावर में? टीपू सुल्तान आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मुगल एम्पायर बिफोर 1526। ठीक है, ये था मुगल का एम्पायर पूरा फैला हुआ वहां तक, अफगानिस्तान, काबुल तक। ठीक है, अखंड भारत। एंग्लो मैसूर वॉर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैप के हिसाब से समझ लेते हैं। ब्रिटिश डोमिनेशन ये वाला एरिया है, ठीक है, इधर का देखो, नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, यहाँ पे मद्रास और तंजावरम, पौंडीचेरी, और ये था मैसूर का, और हैदराबाद का निजाम की टेरिटरी थे, देखो ये। ठीक है, और यहाँ पे पेशवास, जो मराठाओं के, मराठा टेरिटरी बेसिकली, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और ये देखो निजाम का फिर वहीं पे मैसूर, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ देखो। ठीक है, ये मैप है आप 1790 का, यहाँ पे मैसूर थोड़ा सा इधर बीच में आ गए, देखो यहाँ पे पेशवाज आ गए, थोड़ा पेशवाओं ने जीत लिया है उधर का एरिया, नीचे का ब्रिटिशों ने जीत लिया है इधर इधर का। ठीक है, और ये ब्रिटिश बहुत पीछे लग गए थे बेसिकली इनके, सो एक रीजन था यहाँ पे। और निजाम ने थोड़ा सा ले लिया है। एंग्लो मैसूर वॉर का ये 1799 का, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर तक जब हम पहुंचते हैं, तब तक निजाम ऊपर से आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश काफी, मैसूर काफी छोटा दिखने लगा है। अब हम आगे देखते हैं इसके कि क्या क्या हुआ था और इसके पीछे के रीजंस क्या थे। देखो, हैदर अटैक्स इंग्लिश। ठीक है, ये इतना पॉइंट समझ गए ना, तो तुमको जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। हैदर अली और मैसूर वाला जो पॉइंट है, हैदर अटैक्स इंग्लिश, शुरुआत यहां से होती है। ठीक है, क्या? क्योंकि जो इंग्लिश थे ना, जानबूझ के इंटरफेयर करते रहते थे, उनके ट्रेड पॉलिसीज को मानते नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में हैदर अली नहीं चाहता था कि ब्रिटिश उनके मैसूर में ट्रेड करे। टीपू सुल्तान ने तो बैन कर दिया था पूरा, बोला कि ब्रिटिश हमारे एरिया में ट्रेड ही नहीं करेंगे। फ्रेंच को उन्होंने दोस्ती बनाई थी, बट उनके साथ नहीं। तो अब हैदर अटैक्स, हैदर एंड मराठास आर फ्रेंड्स। इस वक्त पे देखो, ये 1767 के अंदर हैदर और मराठास फ्रेंड्स है, आप लोग जानते भी हो आगे जाके। ठीक है, शुरुआत में वो दोस्त है। निजाम, निजाम बैक्स ऑफ फ्रॉम हेल्पिंग इंग्लिश। निजाम किसका दोस्त है? अंग्रेजों का, बट लास्ट मोमेंट पे निजाम मना कर देता है। और मराठास वैसे भी हैदर अली की तरफ से, और हैदर अली इसी वजह से क्या, किसको डिफीट कर देता है यहाँ पे? ब्रिटिशों को। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या डिसाइड होता है कि ब्रिटिश जो भी खर्चा हुआ है वो देंगे, उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर में ब्रिटिश क्या करेंगे, जब भी मैसूर के ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो उनको हेल्प करेंगे, मिलिट्री हेल्प करेंगे वॉर के अंदर। दिस वाज द ट्रीटी। ठीक है, बट वो ट्रीटी फॉलो नहीं होती है, क्योंकि आगे जाके क्या होता है देखो, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। इसी चीज से पता चलता है इधर। 1970 के अंदर, सॉरी 1970 बोलो, 1770, ठीक है, ये गलत हो गया। 1770 के अंदर मराठाओं ने अटैक कर दिया मैसूर को। इधर दोस्त थे देखो, दो तीन साल, एक साल पहले तक दोस्ती चल रही थी, इधर सीधा अटैक चल रहा है। तो अब मराठाओं ने जब अटैक किया तो ब्रिटिशों ने हेल्प नहीं किया, ऑनर देयर ट्रीटी। ट्रीटी के अनुसार क्या था? ट्रीटी ऑफ मद्रास के अनुसार जब भी मैसूर के ऊपर कोई अटैक करेगा तो ब्रिटिश हेल्प करेंगे, पर किया क्या उन्होंने? नहीं। ठीक है, तो वहां पे हो गया। अब सेकंड चीज क्या होती है, दो नए हीरोज जन्म लेते हैं फिर उसके बाद। ठीक है, दो नए हीरोज कौन थे? टीपू सुल्तान और सर आयर कुट। ये सर आयर कुट ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे, और जो टीपू सुल्तान है, तो आप लोगों को ये ऑलरेडी नो, ही वाज द सन ऑफ हैदर अली एंड द फेमस सीज ऑफ एयरकॉट। ठीक है, जब इधर उधर लड़ाई चल रही होती है तो एयरकॉट में कोई नहीं होता, तो ब्रिटिश इस चीज का मौका लेके एयरकॉट पे हमला करते। ये एयरकॉट के हमले से ब्रिटिश ये चीज तो सीख लेते हैं
कि अगर एक डिसिप्लिन्ड आर्मी हो ना तो बहुत बड़ी आर्मी को भी डिफीट दे सकती है, क्योंकि ब्रिटिशों की आर्मी कम थी और सामने वाले की आर्मी ज्यादा थी, स्टिल दे वर एबल टू विन ओवर देयर एयरकॉट। बट वहां पे भी कुछ नहीं होता है, अंत में टीपू सुल्तान भी लड़ाई करते हैं और यहाँ पे ये ड्रॉ हो जाती है चीज। ड्रॉ होने के बाद सेकंड वॉर कब तक चला है, 80 से लेके 84 तक। यहाँ पे हैदर अली की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। हैदर अली की डेथ होने के बाद ट्रीटी साइन हो जाती है, देखो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। पीस स्टैब्लिश हो जाता है फिर से कि एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, पीस तो स्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे। अब थर्ड एंग्लो वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चलता है देखो 1789 से लेके 92 तक। थोड़ा सा आपको डेट ही याद रखना पड़ेगा वॉर्स का, और ये बीच वाली ट्रीटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक ट्रीटी इंपॉर्टेंट है आपको श्रीरंगपट्टनम की और मद्रास वाली की। मद्रास में बस इतना याद रखो कि ब्रिटिशों ने बोला था, वादा किया था कि इफ एनीबडी अटैच द मैसूर देन दे विल हेल्प देम आउट, बट वो उन्होंने किया नहीं था आगे। तो ट्रीटी ऑफ यहाँ पे मैंगलोर में बस वही ट्रीटी के अनुसार क्या होता था कि अब हम एक दूसरे के जो एरियाज है, जैसे मैंगलोर वाली ट्रीटी में क्या हुआ कि तुम जो एरिया हमसे जीते हो वो हमको वापस कर दो, हमने जो तुम्हारा एरिया को कब्जा है वो तुमको वापस कर देंगे, एक दूसरे के टेरिटरीज वापस कर देंगे। और जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, हर एक ट्रीटी में इन लोगों ने क्या किया था, प्रिजनर ऑफ वॉर, वॉर करते हुए जो प्रिजनर्स पकड़े गए थे उनको छोड़ देना, ये इनके ट्रीटीज में था। अब उसके बाद देखो पीस स्टैब्लिश हुआ, फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम काफी ज्यादा जाचक तरीके से लगाई गई थी टीपू सुल्तान के ऊपर, ठीक है। टीपू लड़ता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, पिताजी की डेथ हो गई थी उनके, एंड ही फॉट वेरी ब्रेवली, बट फिर अंत में श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी उनके ऊपर लगाई जाती है, जिसके तहत काफी उनका एरिया भी छीन लेते, निजामों को दिया जाता है, निजाम को दे देते उनका एरिया लेके, मराठा भी ले लेते एंड ब्रिटिश भी ले लेते। एंड उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान का, वो भी उन्होंने डिसाइड किया था ब्रिटिशों ने कि उनके पास रहेगा, क्योंकि अगर उनका टीपू सुल्तान का बेटा उनके पास रहेगा तो टीपू सुल्तान कुछ नहीं करेंगे उनके खिलाफ। यही एक स्मार्टनेस था। अब बहुत सारे जो रीजनल रूलर्स थे ना, जब भी वो कोई एग्रीमेंट करते थे, रीजनल रूलर्स, कोई भी रीजनल रूलर्स, तो ब्रिटिश क्या करते थे, उनके जो डॉटर या सन होते थे, उनका एक बेटा या कोई डॉटर, ठीक है, उसको क्या करते थे ये लोग, डॉटर्स को, ठीक है, सन या डॉटर्स को अपने साथ लेके ब्रिटेन चले जाते थे या अपने अंदर रखते थे। मतलब हम लोग इसका ख्याल रखेंगे, हमारे अंडर रहेगा ये, या हॉस्टल टाइप बनाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपका बेटा या बेटी उनके पास है, डॉटर उसके पास है, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। ये एक प्लान था। इसी के तहत देखो महाराजा रंजीत सिंह का याद रखो, दुलीप सिंह बोल के जो उनका बेटा था, दुलीप सिंह, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का बेटा, इसको जब बचपन में था ना, तब भी ब्रिटिशों ने अपने पास रखा था, ट्रीटी के तहत ही, सिख एंग्लो सिख ट्रीटी के तहत ही जो वॉर हुए मल्टीपल उसके अंदर। और अपनी माँ से इनको काफी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक समथिंग मिलने नहीं दिया था। जब वो बहुत बड़े हुए ना तब मिले, 30 साल बाद समथिंग, तब उनको पता चला कि उनकी हिस्ट्री क्या है। उनको पूरा भुला दिया था कि उसके बेटा उनके पिताजी महाराजा रंजीत सिंह है, उनको पूरा कैथलिक कर दिया, क्रिश्चियन कर दिया। सिखों का कुछ नहीं पता उनको, इंग्लिश खाना, इंग्लिश पीना, इंग्लिश बोलना। वो तुम देखो, हैरत देखो, महाराजा रंजीत सिंह जैसे रूलर की किंग का बेटा आगे जाके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो क्वीन थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट था वो। क्वीन विक्टोरिया का जो मेन हॉल था, जैसे घर में एंट्री करने से पहले हॉल होता है अपना, हॉल में लोग बैठते, उस हॉल के अंदर इसका पोर्ट्रेट लगा था दुलीप सिंह का, जैसे उसका बेटा हो, ठीक है। इनके दोनों के फ्रेंडशिप के चर्चे थे दुनिया में। ऐसे बोला जाता था कि क्वीन का और दुलीप सिंह का दोस्ती है, क्योंकि उन्हीं के घर में पला बड़ा है। ट्रीटी के तहत इसको इंग्लैंड लेके चले जाएगा और रानी के पास रख दिया था उसी महल में। और रानी के जो बेटे थे प्रिंस वगैरह, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ था। उसको भी लगता था वो प्रिंस है, कैथलिक में कन्वर्ट हो गया था। सो इट्स वेरी डेंजरस गेम दे टू प्ले। तो वही था, टीपू का बेटा रख लिया, बट टीपू ने वो गिव अप नहीं किया। अगला वॉर होता है फोर्थ एंग्लो वॉर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर टीपू की डेथ हो जाती है, श्रीरंगपट्टनम में ही हमला होता है। और उस फोर्ट पे जब हमला होता है तो ही कुडंट विन, काफी शर्त की लड़ाई करता है, अंत तक लड़ते हैं वो, बट ही वॉज इवेंचुअली डिफीटेड एंड डाइड, ठीक है। तो टीपू की भी जो लड़ाई करने का ये था, टीपू डाइज फाइटिंग द वेलेस्ली, याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस डिफीट कर देते हैं टीपू को, और तब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो बहुत बुरी तरीके की ट्रीटी साइन करवाते हैं उनसे, कुछ दिन तक वो चलती है, ठीक है, कुछ सालों तक। फिर टीपू और उनके बीच में फिर से बात बिगड़ जाती है, और फिर टीपू फाइट करके मर जाते हैं बैटलफील्ड के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज मैसूर वाला। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी चीजें दिखेगी आपको। यहाँ पे हैदर अली का ये फोटो है, देखो। फर्स्ट वॉर कब हुआ, 1767 से लेके 79 बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठाओं के बीच में। मराठा हैदर अली की तरफ से थे,
ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, ठीक है। और सेकंड वॉर 1782 से लेके 1784 के बीच में, जिससे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई। हैदर अली एंड टीकू टुक द चार्ज, ये दोनों जो बाप बेटे थे वो दोनों वॉर के अंदर एक दूसरे को कंधा से कंधा लगा के लड़ते हैं इसके अंदर। थर्ड वॉर देखो 89 से 92 के बीच में, जिसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है, क्योंकि यहाँ पे हैदर अली की डेथ हो चुकी थी और टीपू लड़ते हैं ब्रिटिशों के साथ में, ठीक है। और उसके बाद फिर फोर्थ वॉर होता है 1799 में, टीपू की डेथ हो जाती है। एक चीज नीचे लिखी है जिसको याद रखना है आप लोगों को, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री ऑफ लिबर्टी वॉज अ ट्री इन श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये पॉइंट क्या है देखो, टीपू सुल्तान वॉज वेरी हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये चीजें, ये आइडियाज वहीं से है ना, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो ही वाज बिलीवर ऑफ दैट कि लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, लोगों का ये होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उसने क्या किया था, एक ट्री ऑफ लिबर्टी बोल के एक ट्री लगाया था उस चीज को प्रमोट करने के लिए। वो ट्री अभी भी है श्रीरंगपट्टनम में, एक बड़े से गार्डन में उसको कन्वर्ट किया हुआ है अभी, ठीक है, सरकार ने वहां की, कर्नाटक की। तो यू कैन विजिट इट। तो फ्रॉम दैट यू विल सी दैट ही वाज इन्फ्लुएंस। तो ट्री ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके उस आइडिया से उसने वहां पे, ही ऑल्सो वांटेड कि सोसाइटी वैसी बननी चाहिए, उसका जो रूल है वहां पे भी सोसाइटी वैसे उस तरीके की इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी लोगों को होनी चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। तो इसलिए वहां पे एक ट्री उस ऑनर में बनाया हुआ है, तो इसीलिए होता है ट्री ऑफ लिबर्टी। पूछ लिया तो कंफ्यूज मत होना, मेम्स देख लो, थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। निजाम ऑफ हैदराबाद और टीपू सुल्तान झगड़ा कर रहे, ब्रिटिश देख रहे दूर से, तो ब्रिटिशों ने किसको पकड़ लिया, निजाम को, ठीक है। और निजाम और ब्रिटिश एक हो गए और टीपू अकेला रह गया, ठीक है। इस तरीके से दोनों मिलकर फिर टीपू के साथ लड़ाई करते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग मराठा किंगडम के ऊपर, ठीक है। अभी मुझे एक बार थोड़ा सा आप लोग बता दो, काफी टाइम से मैंने बात नहीं की है, बोर तो नहीं हो गए तुम लोग? इसके अंदर इंटरेक्शंस नहीं है आपके और मेरी तरफ से। मैंने उनको बोला है ऐप बनाने वालों को कि आप लोग इसके अंदर वॉइस का ऑप्शन दे दो, ताकि बच्चे उधर से ऑडियो में मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सके, बात हो सके। तो उन्होंने बोला है कि वो शुरू करेंगे अभी जल्दी। चलो अभी इतना फिनिश करने के बाद पीवाईक्यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में लेता हूं, अगर नहीं समझा तो मुझे इधर मैसेज करके रोक देना, ठीक है। देखो मराठा किंगडम के अंदर क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इन 17th सेंचुरी वेस्टर्न डेक्कन के पास, बाय द 18th सेंचुरी एंड बाय द 18th दे बिकेम द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल पावर इन इंडिया। जब तक पेशवाज आए तब तक, यानी कि बाजीराव सेकंड जब आए थे ना, बालाजी विश्वनाथ के बाद में जो बाजीराव सेकंड उनके पुत्र बने थे पेशवा, उस टाइम के ऊपर एक्सपांशन बहुत किया था इंडिया के अंदर मराठास ने, तो वहां से अपनी पावर बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। और बस वही है, शुरुआत कहां से हुई, द रीजन बिहाइंड द राइज, आप लोग जानते हो, गोरिल्ला टेक्टिक्स, माउंटेनस रीजन, सह्याद्री का। हम लोग गए थे देखो अभी राजमाची, अब देखो फोर्ट के ऊपर जाएगा कौन तुम सोचो, इधर आप होशो आवाज में ऊपर चढ़ने के लिए आपका दिक्कत हो रही थी, आप हाथ पकड़ पकड़ के, मेरी तो ऐसे सांसें फूल रही थी कि आप में से कोई ऐसे गलती से अगर गिर गया तो क्या होगा बोल के, ठीक है। इट्स वेरी डेंजरस एज ए टीचर ऐसे लेके जाना और फिर ये सोचते रहना कि कोई बच्चा गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत बड़ी, पेरेंट्स पूछते हैं बाद में फिर तो। और तुम सोचो वहां पे आर्मी लेके कैसे पहुंचोगे, ऊपर से एक पत्थर डालेगा तो नीचे मर जाएगा इंसान। पहले तो इतना बड़ा वो पहाड़ी इलाका चल के उधर तक जाना है, अब हम गए थे तब तो रास्ता था, अब उस टाइम का सोचो व्हाट कुड बी द सिचुएशन, कितने भयानक जंगली एनिमल्स होंगे वहां पे, ठीक है। एंड फॉरेस्ट फेवर्ड गोरिल्ला वॉरफेयर, तो छुप के हमला करने की जो टैक्टिक्स थी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्वेंट की थी, पॉलिटिकली यूनाइटेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकली इन्वाइट किया था एक फ्लैग के अंदर, भगवे के अंदर। स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम एंड एकनाथ फॉस्टर द सोशल यूनिटी। महाराष्ट्र के अंदर आप जानते हो ये सारे, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ, ठीक है। तो ये ऑल दिस सेंट्स दे क्रिएटेड द एक सोशल हार्मनी क्रिएट की थी। आपको बचपन में पेरेंट्स ने बताया होगा, तुकाराम महाराज ने ये बोला, वो बोला, उनके अभंग वगैरह पढ़ो ना, कितना खूबसूरत तरीके से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि गरीबों की हेल्प करो, ठीक है। ये फोटो लिया है अपने रायगढ़ का, हिंदू पातशाही, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है,
कितना खूबसूरत लगता है एकदम पहाड़ों के ऊपर, पीछे रायगढ़ है और ये वहां का अभी जो स्टैचू है ना सेम उसी का फोटो है ये, क्लियर है। तो आयन का जो स्टैचू बनाया था नेहरू जी के टाइम पे ये स्टैचू को इन्वेंट किया था और उस टाइम पे महाराष्ट्र के लोग बहुत नाराज थे नेहरू जी से। जब ये स्टैचू का इनॉग्रेशन करने वो आ रहे थे ना तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है। तो एनीवे कुछ चीजें होती है हिस्टोरिकली, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट की डिमांड कर रहे थे ना हम उस टाइम पे और हमको मिला नहीं था तो इसलिए काले झंडे दिखाए गए थे। चलो ये मराठा एम्पायर इन 1760 का मराठा एम्पायर देखो यहां से पूरा आपको अब मराठा एम्पायर दिख रहा है। 1760 में हम मुगल कहाँ थे, आप इस जगह पे थोड़ी देर पहले मुगल दिख रहे थे आपको, अभी देखो यहाँ तक लोग हम मराठा पहुंच चुके। शुरुआत हम इसी इलाके में थे, दिस दिस वाज आवर मराठा एम्पायर, ठीक है। बढ़ते बढ़ते फिर ये पूरा ये दिल्ली काबिज कर ली थी हमने, आगे जाके तो हम अटक तक पहुंच जाते हैं ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। बंगाल अटक सब मराठा एम्पायर का पार्ट था। चलो छत्रपति शिवाजी महाराज 1626 से लेके 1680 तक उनका कार्य रहा और उसके बाद कंसिडर द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, ठीक है। कंसिडर फाउंडर उन्हीं को कहा जाता है बट उनके पीछे अभी ऑफिशियली रिकॉर्ड में जब लिखा जाता है तो उन्हीं को फाउंडर कहा जाता है एंड ही वाज ऑब्वियसली द फाउंडर। और रायरेश्वर के ऊपर प्रतिज्ञा की थी उन्होंने अपने इसकी क्या बोलते हैं स्वराज्य की। तुम लोगों को रायरेश्वर से मुझे याद आया, ठीक है, रायरेश्वर से याद आया दोस्तों, रोहिडा नाम का एक फोर्ट है, रोहिदा नाम का फोर्ट। और रायरेश्वर के जो हिल्स है ये भी फोर्ट ही है, छोटा सा टेम्पल है यहाँ पे शिव जी का और यहाँ पे फोर्ट है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतिज्ञा ली थी स्वराज्य बनाने की। यहाँ पे ना मैं ट्रिप निकाल रहा हूँ, ठीक है, सोच रहा हूँ तुम लोगों की एक ट्रिप निकालने का, ठीक है। ट्रिप निकालने का अराउंड वो निकलने वाला है देखो 22 या 23 अक्टूबर को। तो आप लोग सोचिएगा अगर आप आना चाहते तो ऑलरेडी बच्चे हैं उसमें 100 अराउंड, तो मैं आप लोगों को ऐड कर सकता हूँ इफ यू वांट टू कम। अपनी सेपरेट ट्रिप निकालने को अब हम बहुत कम है बच्चे, तुम लोग जानते हो मिनिमम 20 तो चाहिए वो बुक करने के लिए, तो इसके अंदर आप आ सकते हो। पिछली ट्रिप को काफी टाइम हो चुका है और अक्टूबर के इस देखो अभी टाइम है इसको और इसमें अराउंड 799 फीस है, तो बता ही देता हूँ आपको, लाइव में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आना चाहते हो तो मुझे बताओ, आई विल तुम लोगों के लिए सीट्स रख देता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तुमको मुझे अपने जो बच्चे अभी तुम ज्वाइन हुए हो सबको ले जाने में दिक्कत नहीं है। और 19 को हम प्लान कर रहे हैं तुम्हारे पर्सनल मीटअप का, उसका देखते बात कर लेंगे। तो ये ट्रिप का याद रखो, अगर आना है तो मुझे मैसेज कर दो। चलो तो फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, क्रिएटेड एंड इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम, रायगढ़ जिसका ये था कैपिटल बनाया था उसको, पहले राजगढ़ था, ठीक है, राजगढ़ को भूल नहीं सकते। एक ट्रिप राजगढ़ को भी निकालनी है, ठीक है, पर कोई नहीं, अभी फिलहाल रायरेश्वर जा रही है तो आप देखो आपको आना है तो राजगढ़ पहले हुआ करता था फिर रायगढ़ बना। दो सन्स थे उनके, दो पुत्र थे, छत्रपति संभाजी महाराज और राजा राम महाराज, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट मदर्स। और उसके बाद 1681 के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज सक्सीडेड टू द थ्रोन एंड रेज्यूम्ड द एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद में संभाजी महाराज ने सारी चीजें अपने हाथ में ली थी और एक्सपांशन शुरू किया था, ठीक है। शुरुआती का 1-2 साल तो उनको खुद ही अपने कोर्ट के अंदर ही लड़ाई करने में ज्यादातर, ठीक है। अभी आपको संभाजी महाराज के बारे में एक लाइन फेमस है जो पता होगी, देखो कि संभाजी महाराज को उतना बैटल फील्ड पे नहीं लड़ना पड़ा जितना घर पे लड़ना पड़ा, या फिर अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा जितना बाहर के लोगों से नहीं लड़ना पड़ा। उनको ज्यादा जख्म अपने लोगों ने किए, बाहर के लोगों ने तो कम ही किया, क्योंकि जितने साल तक वो 8 ईयर्स में उनके 8-9 ईयर्स में उनके ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल वॉर, ठीक है। द ओनली किंग हिस्टोरिकली जिन्होंने एक भी वॉर अपने जिंदगी में कभी नहीं हारा, ठीक है। अब इमेजिन करो मुगलों के जो शासक है औरंगजेब, पूरी आर्मी पूरा पैसा लेके डेक्कन में पड़ा है। हिज ओनली गोल इज टू फिनिश द मराठा किंगडम एंड फिनिश द छत्रपति संभाजी महाराज, बिकॉज शिवाजी महाराज के बाद उनको लगा था कि अब मराठा का कौन ही है, मतलब मैं ही हूं। सो ही फेल्ट इट वेरी इजी और कंफर्ट, ठीक है। और फिर उनको लगा कि अब 1-2 साल में हम ले लेंगे। सो 8-9 ईयर्स जब तक संभाजी महाराज ने वहां पे अपने राजा थे वो, तब तक एक भी वॉर वो किसी के भी खिलाफ नहीं हारे, नॉट इवन मुगल्स, नॉट ब्रिटिशों के साथ लड़ाई हुई उनको ब्रिटिशों के साथ नहीं हारे, पोर्तुगीज के साथ लड़ाई पोर्तुगीज के साथ नहीं हारे, मुगलों के साथ तो हारे ही नहीं, ठीक है। ही फॉट ऑन एवरी सिंगल फ्रंट, ठीक है। सिद्दी का जो जिंजी था उसने भी जंजीरा के फोर्ट में बहुत ज्यादा ये किया था, सिद्दी वो से नहीं हारे। सो इट्स लाइक ही फॉट ऑन एवरी फ्रंट एंड नेवर लॉस्ट, ठीक है।
हर तरफ से उसके ऊपर हमले थे, उनके ऊपर हमला किया था, बट उनको सभी में जीत गए थे। तो इट्स लाइक हिस्टोरिकली आप सोचो इस चीज को थोड़ा। अब यहाँ पे देखो, टू नलीफाई द अलायंस बिटवीन अकबर सेकंड, ठीक है, अकबर सेकंड जो मुगलों का राजा था, एंड द रेबल सन ऑफ औरंगजेब एंड मराठा, ठीक है, ये अकबर सेकंड, द अलायंस बिटवीन अकबर सेकंड एंड द रेबल सन ऑफ औरंगजेब एंड मराठा। औरंगजेब का जो रेबल बेटा था वो आ गया था, औरंगजेब हेडेड टू द साउथ। आप लोग ये जानते हो कि औरंगजेब का एक जो बेटा था वो साउथ में आया था और संभाजी महाराज से मिला था और हेल्प मांगी थी। उसका प्लान क्या था कि संभाजी महाराज के साथ मिलके वो किस पे हमला करना चाहता था, औरंगजेब के ऊपर, और जीतना चाहता था। संभाजी महाराज ने भी पूरा प्लान कर लिया था कि उसको हेल्प करके दिल्ली काबिज करने का, क्योंकि उसका जो बेटा था औरंगजेब का उस काबिल था नहीं। तो बस संभाजी महाराज क्या चाहते थे कि उसको सामने करके पीछे से आर्मी का सपोर्ट देके लड़ाई करेंगे और जिताएंगे, उसको गादी पे बिठाएंगे या फिर उस दिल्ली के ऊपर फिर से भगवा लहरा देंगे, ठीक है। दैट वाज हिज प्लान, संभाजी महाराज का प्लान था वो। बट फिर उसी टाइम पे बहुत ज्यादा हमले होने लगते हैं चारों ओर से स्वराज पे, तो पहले स्वराज्य को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर उसके बेटे को औरंगजेब के, वो आई थिंक तुर्कमेनिस्तान या कौन से तो कंट्री में भेजते हैं, ईरान की तरफ, वहां के जो रूलर है उनकी हेल्प लेके वापस भारत में आके हमला करने को बोलते हैं अपने बेटे पे। तुम उधर से आर्मी लेके आओ, इधर से मैं भी हेल्प करता हूँ, तुम्हारे पिताजी को खत्म कर देंगे ठीक है। तो आप एम्बिशन देखो, उसके बेटे का यूज करके औरंगजेब को खत्म करने का, दिल्ली काबिज करने का, एक छोटा सा साम्राज्य है, पूरी दिल्ली काबिज करने का सपना था उस टाइम पे, ठीक है। तो वही, पर यही चीज की वजह से औरंगजेब कहां आ जाता है, फिर साउथ में आता है 1681। जब 1681 में औरंगजेब के बेटे को आश्रय देते हैं संभाजी महाराज, मीटिंग्स करते हैं, तो बहुत सारे लोग संभाजी महाराज को ये समझाते भी है कि तुम औरंगजेब के बेटे को मिलो मत, उनके साथ कोई एग्रीमेंट ट्रीटी मत करो और कोई प्लान मत कराओ, क्योंकि ये चीज औरंगजेब को भड़का देगी और औरंगजेब आपके पीछे पड़ जाएगा। बट वो तो संभाजी महाराज थे, वो थोड़ी डरने वाले थे, तो चाहते थे कि औरंगजेब उनके पीछे पड़े और औरंगजेब को खत्म करे, ठीक है। तो बस वही बात थी। छत्रपति संभाजी महाराज लेड द मराठास एंड नेवर लॉस्ट एनी बैटल इन द फॉलोइंग 8 ईयर्स। अगले 8 साल में एक भी बैटल उन्होंने नहीं हारा था, ठीक है। छत्रपति संभाजी महाराज वॉज एम्बिश्ड, अंत में उनको गलती से धोखे से पकड़ा, वहां पे आग बीग लगाई, सब चीजें उनको चकमक कर दी, उधर क्रिएट कर दी, और उसके अंदर उनको कैप्चर कर लिया गया था मुगलों के द्वारा, रूट एंड आगे जाके उनका एग्जीक्यूट भी किया गया था। और गुड़ी पाड़वा के दिन एक गुड़ी उबारते हैं लोग, और मुगलों ने उनके ही, ठीक है, सिर को लटका के उसका एक धिंड निकाली थी, ताकि कोई हिम्मत ना कर सके आगे जाके उनकी तरह करने की। बट ये तो मराठास थे, ठीक है, हिम्मत कैसे नहीं करते, महाराष्ट्र की जमीन थी। उस चीज को देखने के बाद महाराष्ट्र के जो मराठी लोग हैं सब भड़क गए और उन्होंने सबने तलवारें हाथ में उठाई। औरंगजेब पूरी जिंदगी इधर मर गया, बट एक जमीन का टुकड़ा भी महाराष्ट्र का मिला नहीं उसको इमेजिन करो, पूरे मुगल साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना पैसा, इतने आर्मी के बड़े बड़े आर्मी बड़ी है उसकी, पैसा है क्या नहीं है उसके पास, पूरा काबुल तक उसका राज्य है, एक छोटे से राज्य के एक टुकड़ा तक नहीं ले पाया वो। शिवाजी महाराज होते हुए तो ले ही नहीं पाया, संभाजी महाराज के टाइम पे तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, सपने आ रहे थे उसको लग रहा था वो खुद ही मर जाएगा सपने में। उसके बाद संभाजी महाराज के, राजाराम महाराज के टाइम पे भी ताराबाई लड़ती है, राजाराम महाराज के जाने के बाद भी नहीं ले पाया वो, जब ताराबाई खुद रूलर बनती है, एक शिवाजी सेकंड जो उनके पुत्र थे उनको गादी पे बिठा के। सो इवन व्हेन द, ठीक है, ताराबाई वाज रूलिंग, ही कुडंट इवन, तो औरंगजेब को लगता है कि एक महिला भी हमको जीतने नहीं दे रही है, ठीक है, पर वो तो महाराष्ट्र की महिला थी, दक्कन के सह्याद्री में पली बड़ी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज की थी, तो कैसे जीतने देती। तो उसके बाद देखो राजाराम महाराज ने एज्यूम किया फिर थ्रोन, और उसी के साथ मुगल सीज द रायगढ़ को पकड़ लेते हैं और राजाराम महाराज को वहां से भागना पड़ता है। और 1700 में राजाराम महाराज की डेथ हो जाती है सिंहगढ़ के ऊपर, ठीक है। उनका दौर काफी भी डिफिकल्ट था मराठा इसके लिए, बिकॉज चारों तरफ से मुगल उनके पीछे पड़ गए थे, कुछ भी करके राजा को पकड़ने का प्लान था उनका। तो उनको बचाने के लिए बहुत जान लगाते हैं मावलास, क्योंकि जब तक राजा जिंदा है तब तक लोगों का जो होप है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे ना, तो वो जब तक जिंदा है तो तब तक क्या ही होगा, ठीक है। तो ये वाली बात थी, तो उनको बचाया जाता है, साउथ तक, तंजावर तक लेके जाया जाता है, उनको वापस लाते हैं, हर जगह उनके पीछे पड़ गए थे ब्रिटिश, ठीक है, मुगल। ताराबाई की फिर बात आती है राजाराम महाराज की डेथ के बाद में, एज्यूम कंट्रोल इन द नेम ऑफ हर सन शिवाजी सेकंड, इनका नाम क्या था, शिवाजी सेकंड बोल के। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ 1707 में हो जाती है। देखो 1707 में औरंगजेब मर गया ठीक है, बट ही कुडंट डू एनीथिंग। संभाजी महाराज को जाके कितने साल हो चुके हैं, बट फिर भी शिवाजी महाराज को जाके इतना दौर हुआ, फिर संभाजी महाराज
नहीं तो आप लोगों को पता था जब तक संभाजी महाराज थे तब तक तो डर था ही नहीं, ठीक है, वो तो शेर की तरह लड़ते थे। उनके जाने के बाद भी मराठा एम्पायर को कुछ नहीं हुआ है, एंड एवरी सिंगल पर्सन इज फाइटिंग विद द सेम जिल दैट छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लगा के गए थे स्वराज्य की आग, वो लोगों में भड़क रही थी और वो अंत तक लड़ाई कर रहे थे। तो एक जमीन का टुकड़ा भी मुगलों के हाथ नहीं लगने दिया था। शाहू जी, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ जो शाहू महाराज थे, जो छत्रपति संभाजी महाराज के जो पुत्र थे जिनको कैद कर लिया था, ठीक है, येसुबाई और शाहू महाराज को रायगढ़ से कैद कर लिया था, क्योंकि येसुबाई देखो क्या सैक्रिफाइसेस है इन लोगों के। येसुबाई ने राजाराम महाराज को रायगढ़ से निकाल दिया ताकि राजा जिंदा रहना चाहिए, ताकि प्रजा का स्वराज्य का जो होप है वो जिंदा रहेगा। खुद अपने बेटे के साथ वो कैद में चले जाते हैं, शाहू महाराज के साथ मुगलों के कैद में चले जाते हैं, ठीक है। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, 30 साल तक ऑलमोस्ट वो जो येसुबाई थे, शी लिव्ड इन द कैप्टिविटी ऑफ द मुगल्स। और आपको जान के हैरत होगी, शाहू महाराज और जो येसुबाई दोनों छत्रपति संभाजी महाराज की जो पत्नी थी, वो जब भी मुगलों के कैद में थे ना, तो मुगलों ने बहुत प्रयास किया होगा उनको टॉर्चर करके ये करके कि मराठा साम्राज्य का खजीना किधर है, क्योंकि आप लोगों को पता है सूरत को लूटा था शिवाजी महाराज ने तो 2 बार, ठीक है। तो बरहानपुर में तो संभाजी महाराज ने आग लगा दी थी, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं था। तो सोने की नगरी की तरह वो फेवरेट था इसका, औरंगजेब का। कहा जाता है कि उसके एक पत्नी का वो ससुराल था, तो बरहानपुर को बहुत फेवरेट मानता था औरंगजेब, और वहां पे बहुत डेवलपमेंट की थी। बट बरहानपुर के अंदर हमला करके, वो व्यापारियों का गढ़ था वहां पे बरहानपुर, ठीक है, और सूरत बुरहानपुर यहाँ से जो मोती वगैरह होते हैं उनका डायमंड का, तो उसको पूरा खत्म किया था उसके वो दक्कन के ताज के ऊपर एक हीरे की तरह मानता था, दक्कन के ऊपर बरहानपुर मतलब एक डायमंड की तरह चमकता है ऐसे मानता था औरंगजेब। तो डायमंड को ही खत्म किया था संभाजी महाराज ने लूट के, ठीक है, इतना लूटा था कि कुछ रखा ही नहीं था उधर। तो वो सब संपत्ति कहाँ पे है ये ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया होगा, बट वाइल देवर इन कैप्टिविटी कहीं पे भी ऐसा कोई हमला नहीं होता है जिससे ये प्रतीत हो कि उनको टॉर्चर करने के बाद उन्होंने कुछ बताया होगा कि स्वराज्य का यहाँ पे है वहां पे, कुछ नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हाउ ब्रेव देवर एंड कितने ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे। तो शाहू चैलेंज ताराबाई, उनके आने के बाद थोड़ा सा ये हिस्टोरिकली ये हो जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि ताराबाई को ये कंफ्यूजन होता है कि शाहू महाराज असली वाले हैं क्या, कहीं औरंगजेब ने कोई बहरूपिया तो नहीं भेज दिया। जैसे शिवाजी महाराज से वो सीखे थे कुछ चीजें, जैसे शिवाजी महाराज को जब कहीं से निकलना होता, जैसे आगरा से निकलना था, तो अपने जगह पे एक हुलिया बदल दिया था और उनको अपने एक साथी को वहां पे रखे थे। उसके बाद आपको पता है आई थिंक विशालगढ़ से निकल रहे थे ना, नहीं पन्नाड़ा से निकल रहे थे, पन्नाड़ा में अटक गए थे, तब जीवा काशिद उनको उनकी तरह कपड़े पहन के उधर सिद्धि जोहर को मिलने जाते। सो दैट दिस आइडियाज वर देयर कि भाई ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए फिर इनको लगा था कि ताराबाई को कि कहीं शाहू महाराज को ऐसे ही कपड़े पहन के हुलिया पहना के ही तो नहीं भेज दिया औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब तो डेथ हो गई थी, सॉरी उसके बेटे ने, तो इसलिए फिर इनको आने देना है या नहीं आने देना है वो एक था। बट फिर भी उनका जो आइडेंटिटी थी वो जब एक्चुअल में वो तय कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये छत्रपति शाहू महाराज संभाजी महाराज के पुत्र ही है, कोई बहरूपिया नहीं है, तब तो उनको दे देना चाहिए था ऑफिशियली, क्योंकि उनका हक था, वो बड़े थे फैमिली में। सो ही वाज द एल्डर वन, उनके पुत्र से वो बड़े थे, सो एंड ही डिजर्व टू बी द किंग। बट और इतने सैक्रिफाइस भी किए थे, मुगलों की कैद में रहे थे, बट देन वो हुआ नहीं, फिर दोनों में झगड़ा होता है, ठीक है। और बालाजी विश्वनाथ बोल के जो पेशवा थे, तो वो उस टाइम पे शाहू महाराज की तरफ से झुक जाते हैं क्योंकि वो पावरफुल थे, और उन्हीं की वजह से शाहू महाराज जीत जाते हैं और आगे जाके सातारा की गादी बन जाती है शाहू महाराज की, और कोल्हापुर दे दिया जाता है ताराबाई को, ठीक है। तो ये इसका रीजन क्या था कि कहीं ना कहीं शाहू महाराज भी नहीं चाहते थे कि अपने फैमिली के बीच में ही झगड़ा हो, क्योंकि जब शाहू महाराज कैद में थे तो ताराबाई ने ही संभाला था पूरे स्वराज्य को, टूटने नहीं दिया था, औरंगजेब के खिलाफ लड़ती रही वो, तो वो एक उनके भी सैक्रिफाइसेस थे। तो कहीं ना कहीं फिर उसको मद्देनजर रखते हुए फैमिली का झगड़ा क्यों ये करने का बोल के उनको एक राज्य दे दिया कोल्हापुर का, और खुद सातारा में रहे, और फिर वो दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता था, यूजुअली कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद बाउंड्री तय थी कि तुम उधर रखो, हम इधर रहेंगे, और पीसफुली फिर चलता रहा आगे तक, ठीक है। आगे जाके आगे की स्टोरी थोड़ी सी है, आगे जाके ताराबाई के साथ कुछ होता है यार, देन वो आश्रय लेने आती है कहाँ पे, शाहू महाराज के पास ही, आगे जाके एक प्लान भी करती है वो शाहू महाराज को खत्म करने का, उन्हीं के खिलाफ चली जाती है। थोड़ा सा फिर उनका अंत का जो दौर था ताराबाई का, वो कुछ ऐसा नहीं बना पैट्रियोटिक तरीके से
कि शिवाजी महाराज की जो टीचिंग थी उस तरीके का काम नहीं दिखता है उनका, क्योंकि आगे जाके फिर उनके आश्रय में आती है, फिर बहुत सारे क्लेम करती है कि ये असली पुत्र है, वारिस बनेगा, ये बनेगा। वो स्टोरी बहुत ही लंबी है, अब मैं तुमको उधर लेके जाऊंगा ना तो फिर 1 घंटा खत्म हो जाएगा उस कहानी को बताते हुए, तो नहीं बताऊंगा। बस ये मान लो कि ताराबाई ने फिर प्लान करके शाहू महाराज पे अटैक किया। सातारा में आके रहती है कोल्हापुर से, जब उनको वहां से निकाल दिया जाता है, कैद में डाल दिया जाता है उनको वहां पे, वहां की हिस्ट्री अलग है। तो फिर वो वापस आती है, उनको आश्रय देते हैं शाहू महाराज, और फिर वहां पे वो प्लान करती है दूसरों के साथ मिलकर और उनके ऊपर हमला करती है, बट अंत में कुछ होता नहीं है। उनके जो पेशवास थे वो शाहू महाराज को वहां पे लड़ाई करके इनको हरा देते हैं, बालाजी विश्वनाथ, और फिर वो खत्म हो जाती है कहानी। चलो, डिवीजन ऑफ मराठा स्टेट सातारा एंड कोल्हापुर में हो चुका है। शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ पेशवा बोल के। ये बालाजी विश्वनाथ श्रीवर्धन से आते थे, ठीक है। मैं श्रीवर्धन घूमने गया था, कोकन के अंदर है, रायगढ़ में आता है श्रीवर्धन बीच है, श्रीवर्धन, ठीक है, बहुत खूबसूरत बीच है। जाएंगे कभी तो आप लोगों को भी लेके, आपका एग्जाम क्रैक कर दो रिटर्न का, या अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर दूंगा मैं श्रीवर्धन आपको, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत जगह है श्रीवर्धन। तो वहां पे जब मैं घूमने गया था ना, तो उस टाउन के अंदर इनका एक स्टैचू देखा है मैंने, स्टैचू बनाया होता। यहाँ पे इनका जन्म होता है एक छोटे से घर में, ब्राह्मण फैमिली के अंदर, और वो काम के सिलसिलों की वजह से पुणे आते हैं, और फिर आगे जाके बालाजी विश्वनाथ थोड़ा सा बैटल बिटल टाइप में आगे बढ़ते हैं मार्च तो। और ये आई थिंक ही ज्वाइंस एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ काम करने के लिए पेशवाओं के साथ, राजाओं के साथ ये जुड़ते हैं, ठीक है। और उनका जो स्मार्टनेस था, जो नीति थी, देखने का नजरिया था, वो उनको आगे बढ़ा देता है और वो पेशवा बन जाते हैं। पेशवा मतलब उस टाइम पे इट्स लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्योंकि फिर जो मेन रूलर थे जैसे छत्रपति शाहू महाराज, वो लड़ाई नहीं लड़ते थे बैटल में जाके, ही वॉज लाइक अ बेसिकली राष्ट्रपति मान लो, ठीक है। मेन डिसीजन यही लेते थे, फिर पेशवाज ही लेने लगे धीरे धीरे सब डिसीजन, और देवर द एक्चुअल रूलर बन गए थे, ठीक है। चलो, तो ये वाली बात थी बालाजी विश्वनाथ पेशवा। बालाजी सेक्यूर्ड द रिकग्निशन फॉर शाहू एज द हेयर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति ऑफ मराठा बोल के उनको ये लिया। और उसके बाद गिव राइज टू द न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ बालाजी विश्वनाथ पेशवा बोल के, जो कि प्राइम मिनिस्टर किंग ऑफ शाहू, ठीक है, राजा के प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो डिसीजन मेकर्स थे बेसिकली, वही बैटल करते थे, वही लड़ाई लड़ते थे और वही डील करते थे राजा के बिहाफ में। अब फिर पेशवा का जो दौर शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे वो किंग रह गए थे, दे वर नॉट फाइटिंग द बैटल्स, तो ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ के पेशवा की तरफ चली जाती है। तो कॉल्ड एज द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। क्यों? क्योंकि तब तक मराठा एम्पायर स्टेबल ही रहा, मतलब स्टेबल भी नहीं बोल सकते, जूझता ही रहा औरंगजेब के साथ छत्रपति संभाजी महाराज की डेथ के बाद में, और कंटिन्यूस अटैक होते रहे, और कहीं ना कहीं ये लगने लग रहा था कि कहीं ये हार तो नहीं जाएंगे, कब खत्म होगा, बट कुछ बड़ा नहीं था, एक्सपांशन करने की कोई पॉलिसी थी नहीं। बट जब पेशवाज आए तो उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपांशन शुरू किया, एंड इट एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट वी आर द पावरफुल। हमको ऐसे छुप के रहने की जरूरत नहीं, अब मैदान में निकलेंगे, जीतेंगे, मराठा एम्पायर के भगवा जो भी अपना ध्वज है उसको लहराएंगे और उसका एक्सपांशन करेंगे। ये चीज होती है। ऑफिस ऑफ पेशवा बिकेम द सुप्रीम, इस टाइम पे फिर पेशवा का जो ऑफिस था वो सुप्रीम बन गया, एंड शाहू जी बिकेम द फिगर हेड, ठीक है, उसका फिगर हेड बन गए थे राष्ट्रपति की तरह। इन 1719 बालाजी हेल्प्ड द सैयद ब्रदर्स। आप लोग जानते हो कि सैयद ब्रदर्स किंग मेकर थे, मुगलों के किंग मेकर कहा जाता था इनको, हसन अली और हुसैन अली इनका नाम था, ठीक है, 2 ब्रदर्स। ये थोड़े से रिलीजियसली टॉलरेंट भी थे, इनके बारे में क्वेश्चन आया तो याद रखो, दिस सैयद ब्रदर्स वर रिलीजियसली टॉलरेंट भी थे, किंग मेकर भी थे, ठीक है। इनको हेल्प किया था बालाजी विश्वनाथ ने टू रिमूव द फारूक सियार। फारूक सियार जो 6-7 साल तक रूल पे रहा, उसको खत्म करने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने हेल्प की। तो इससे तुमको ये बात पता चलती है कि दिल्ली के तख्त पे कौन बैठेगा ये अभी महाराष्ट्र डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप उससे ही सोचो कि दैट हाउ मच पावरफुल बाय दैट टाइम वी वर बिकमिंग, हम कितना पावरफुल महाराष्ट्र में रह के दिल्ली के किंग को मरवा सकते हैं हम इधर बैठ के। तो दैट मच पावर द बालाजी विश्वनाथ हैड एंड द मराठा वर राइजिंग। चलो, सेकंड पेशवा बाजीराव फर्स्ट, आप जानते हो, ठीक है, कि निशाना नहीं चुका रे रिश्ता बीच में आ गया, ये वाली लाइन उस मूवी के अंदर मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। अपने दोस्त को ऐसे बोलने में मजा आता है कि निशाना नहीं चुका रे रिश्ता बीच में आ गया, तो ये वाला और फिर ठीक है, बस मूवी के अंदर यस यस फिर से चलेंगे।
अच्छा 23 अक्टूबर के है क्या? अरे यार अच्छा मुझे समझा नहीं क्वेश्चन, अभी मैं देख रहा हूँ, इसलिए तो वक्त ही वक्त है सर। सर प्लीज बोर्ड्स के बाद, ठीक बोर्ड्स के बाद चलेंगे, चले चले कि सर फिर से चलते हैं, चलेंगे चलेंगे। हाँ आ सकते हो, आ सकते हो, ठीक है, इसलिए तो बोला कि तुम लोग आ सकते हो बोल के, तो इसलिए मुझे मैसेज करके रखो तो मैं उतने सीट्स रखूंगा, फिर तुम्हारे जो जो आ सकता है अपने ग्रुप में उन सबको लेके जाऊंगा, ठीक है। मस्त है एकदम, 2 जगह जाएंगे, रोहिदा फोर्ट पे ट्रेक करेंगे, मॉर्निंग में सनराइज देखेंगे, दोपहर में फिर हम रायरेश्वर पहुंचेंगे, जैसे हम राजमाची में खाना खाए थे वैसे होम स्टे पे खाना खाएंगे, फिर रायरेश्वर का छोटा सा फोर्ट, थोड़ा छोटा तो नहीं है, इन बड़ा फोर्ट है, थोड़ी सी ट्रेकिंग है, उसको चढ़ेंगे, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ प्रतिज्ञा ली, फिर वो प्लेन लैंड है, खेलेंगे कुछ, और उसके बाद क्योंकि तब हम खेल नहीं पाए थे, चाहते थे ना वहां पे, राजमाची पे बारिश हो रही थी और खेल नहीं पा रहे थे, और बस सनसेट देखेंगे और आ जाएंगे। और आप जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली थी, उसी जगह पे आप लोग भी अपना जो एग्जाम है लाइफ में आप जो बनना चाहते हो उसकी प्रतिज्ञा ले सकते हो, ठीक है। अगर उस टेम्पल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतिज्ञा लेके इतना बड़ा स्वराज्य निर्माण कर सकते हैं जिसके बारे में हम इतने सालों बाद पढ़ रहे हैं, और इतने प्राउडली जहाँ पे भी आप बैठे होंगे आपको भी सुन के लग रहा होगा कि यार क्या लोग थे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर दे, ठीक है, कैसे थे ये, इनकी ब्रेवरी, इनके कारनामे, इनके सैक्रिफाइसेस, स्पेसिफिकली छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनके बारे में। सो तो फिर वहां से आप भी अब सोचोगे, कुछ भी ठानोगे, तो मुझे ऐसे पर्सन लगता है कि वो जिंदगी में होगा, ठीक है, आपके साथ, तो इसलिए वहां पे जाना जरूरी है। तो मैंने जब लोकेशन डिसाइड कर रहा था बच्चों के लिए, तो आई हैड डिसाइडेड दैट लोकेशन फॉर दैट रीजन। चलो अब इसमें देखते हैं, कुछ कमेंट होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। तो नहीं, तुम लोगों के सिवा है रे और भी है, ठीक है, वो ऑफलाइन के है तो बताऊंगा मैं तुमको कौन है। तो है अराउंड 100-150 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक 3 बड़े बसेस करने पड़ रहे हैं, तो वो करेंगे ना, तुमको उसमें ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, टेंशन मत लो तुम। इसके बाद देखो सेकंड पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, इनकी बात होती है एक्सपांडेड 10 फोल्ड, 10 टाइम मराठा एम्पायर को इन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है, 1 into 10 टाइम्स ही मेड द मराठा एम्पायर बिगर। अब सोचो व्हाट अ वॉरियर, ठीक है, ही ऑल्सो नेवर लॉस्ट एनी वॉर। ठीक है, ये कैसे वॉरियर थे यार, मतलब कोई वॉर नहीं हार रहे, महान किसी और को लिखा जा रहा है, अकबर को महान लिखा जा रहा है, पर अकबर को तो बहुत सारे वॉर में हरा दिया गया था, ठीक है। एक महाराणा प्रताप ने परेशान कर दिया था एक छोटे से साम्राज्य ने अकबर को, और उनको महान लिखा गया, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े वॉरियर छत्रपति संभाजी महाराज 9 ईयर तक एक वॉर ने हारे, चारों तरफ से हमले हो रहे, बाजीराव सेकंड फर्स्ट सॉरी 10 टाइम्स, ये एक छोटा सा एरिया, इसको 10 गुना बढ़ाया है उन्होंने उनके कार्यकाल में। सो हाउ मच फाइट ही वाज फाइटिंग, अब इमेजिन करो, ऐसे सोचो कि हर दिन फाइट ही कर रहे होंगे तभी जाके इतना बढ़ पाएगा। आप जानते हो छत्रपति शिवाजी महाराज हाउ स्मार्ट छत्रपति शिवाजी महाराज वाज, ठीक है, तो स्वराज्य को बढ़ाना एक एक इंच से कितना डिफिकल्ट था, आप लोग पूरी स्टोरी जानते हो बचपन से, तो अब सोचो 10 टाइम बढ़ा दिया है भाई ने, और ज्यादा दौर तक लड़ाई भी नहीं है, अराउंड आई थिंक व्हेन ही वाज वेरी यंग 18 या समथिंग डेट, मुझे उनकी ये नहीं पता कि एज क्या था व्हेन ही बिकेम, ठीक है, बट इतना जानता हूं कि अराउंड 18-16 समथिंग थे वो, दैट टाइम ही बिकेम, और 20 के एज में पेशवा बने थे वो, मतलब 12वीं की आपकी जो 12वीं होने के बाद समथिंग, सो ड्यूरिंग दैट टाइम ही बिकेम पेशवा, 20 साल का अराउंड उनका पेशवे का कार्यकाल था, ठीक है, हम देखना पड़ेगा कितना है, आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट करके कि वो कब से कब तक पेशवा थे, ठीक है, कमेंट करके बताओ उनका पेशवा का ड्यूरेशन क्या था बाजीराव फर्स्ट का, ठीक है, गूगल वगैरह करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर बताना मुझे। तो और उसके अंदर देखो 42 में उनकी डेथ हो जाती है, कितने कम उम्र में मर गए, मतलब 42 इज वेरी यंग एज, ठीक है। अब मैं यहाँ से 13 साल बाद चले जाऊंगा, उस हिसाब से 13 नहीं 15 साल बाद 42 पे, तो लग नहीं रहा मुझे ऐसा कुछ करूंगा, बट एनीवे, सो इन दैट 42 ईयर्स एज 10 टाइम्स ही मेड दिस बिगर एंड एक्सपांड किया था, और उस वो जो पेशवा का दौर था उसमें वो हर रोज झगड़ा लड़ाई में थे, वॉर में ही थे, ही वाज ऑलवेज इन द बैटलफील्ड एंड नेवर लॉस्ट एनी वॉर, ठीक है। गोरिल्ला टैक्टिक्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के टैक्टिक्स को कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो गोरिल्ला टैक्टिक्स को इजाद किया था, स्टार्ट किया था, उसको
बहुत इफेक्टिवली यूज करने वाले वही थे। उनके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर गोरिल्ला टैक्टिक्स को बहुत अच्छे से किसी ने यूज किया तो दैट वाज बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, मराठास वोन कंट्रोल ओवर मालवा, गुजरात के अंदर का मालवा का एरिया, गुजरात एंड पार्ट ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड तक पहुंच चुके हैं हम, उत्तर प्रदेश के पास, सॉरी मध्य प्रदेश का ऊपर का एरिया जो उत्तर प्रदेश से लग के है। तो ऑलमोस्ट वी आर टचिंग द यूपी नाउ। ठीक है, दिल्ली के तक पहुंच चुके हैं। इन 1740 he met a premature death at the age of 42। ठीक है, आप लोगों को पता है। ठीक है, his ending was very sad कि अपने ही लोगों ने उनके इस ब्रेवरी को माना नहीं और उनको काफी ज्यादा तकलीफ हुई उनके अंत के दिनों में। ठीक है, एनीवे उससे एक चीज तो तुमको सीखनी चाहिए कि कितने भी बड़े वॉरियर रहो। ठीक है, क्लियर है। अब इस कहानी को तुम जो मस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो तुम थोड़ा सा लगेगा तुमको कि यार सही तो था, सा क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, बट उसको उनकी जो पत्नी थी काशी भाई, शी वॉज सो मच इन लव विथ हिम, सो इट वॉज रियली अननेसेसरी ऑफ हिम टू फॉल इन लव विथ समवन एल्स। ठीक है, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए जब काशी भाई जैसी वाइफ हो तो मस्तानी के चक्कर में बर्बाद नहीं होने का। ठीक है, नहीं तो परचम लहराएगा तुम्हारा। एंड इमेजिन 20 सालों तक ही उन्होंने पेशवा बने रहे। सोचो अगर 60 तक जिंदा रहते तो मुझे तो ऐसे पर्सनली लग रहा है मुगल तो खत्म हो भी जाते, नॉर्थ ईस्ट पता चला उधर ईरान तक पहुंच गए हैं। ठीक है, ही कुड हैव गॉन, उनके लिए लग नहीं रहा है इम्पॉसिबल है। चलो सो अब उसके बाद देखो थर्ड पेशवा बने बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी नाम से बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट थे, बाजीराव फर्स्ट सेकंड पेशवा, थर्ड इज बालाजी बाजीराव। कंफ्यूज मत होना इनके बीच में। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट एंड थर्ड इज बालाजी बाजीराव, ऑल्सो नोन एज नाना साहेब। इनको याद रखो नाना साहेब बोल के। ठीक है, बिकेम द पेशवा इन 1740, मराठा एम्पायर रीच इट्स जेनिथ। इनके टाइम पे भी इन्होंने भी काफी वॉर किए नाना साहेब ने। ठीक है, ही फॉट वेरी ब्रेवली, नॉर्थ में साउथ में हर जगह पे इन्होंने अलग अलग कैंपेन्स चलाया और मराठा एम्पायर को एक्सपांड किया। जेनिथ जो इंग्लिश वर्ड है यानी कि किसी भी चीज का अंतिम अंतिम पॉइंट। ठीक है, अंतिम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जेनिथ मतलब जेनिथ पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, इंग्लिश का वर्ड याद रखो। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के टाइम पे होता है 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, बालाजी बाजीराव के टाइम पे अब्दाली एंड मराठास मेट इन विच मराठा आर्मी वाज कंप्लीटली राउटेड। ठीक है, बहुत ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। अब देखो अब जब पानीपत की बात आएगी और मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा ना तो कहानी बढ़ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा तुमको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूं अभी। ठीक है, पानीपत में क्या हुआ कि यूजुअली जितनी आर्मी थी उतने ही ऑलमोस्ट अपने साथ पिलिग्रिमेज पे जाने वाले लोग निकल पड़े थे। जैसे वारी पे निकलते हैं पंढरपुर को, वैसे ही लोग काशी जाना चाहते थे। काशी जाने का सपना होता था ना कि बनारस के काशी के अंदर हम अंतिम हमारा पाप धुल जाएगा। ठीक है, गंगा जी के अंदर। बट पाप तो वही धुलते हैं ना जो अनजाने में किए जाते हैं। जानबूझ के पाप करने का और उधर जाने का, अब तो मैं पवित्र होके ही रहूंगा। गंगा जी भी बोल रही होंगी कैसे लोग हैं। ठीक है, हमको मैला कर दिए। तो फिर ये क्या था कि इसके अंदर बहुत सारा अराउंड 50,000 ऐसे लोग गए थे वारकरी संप्रदाय वाले। इनको खाना खिला के पिला के ही आर्मी परेशान हो गई, मराठा आर्मी। इतने लोगों का खाना बनाओ भंडारे की तरह चल रहा है उधर, फिर वो चल नहीं पा रहे स्पीड में, तो उनको साथ में लेके चलो क्योंकि अब अपने लोग हैं साथ में, आर्मी के भरोसे आए तो आर्मी उनको पीछे भी नहीं छोड़ सकती। और जब फिर पानीपत का बैटल हुआ ना, इस टाइम पे ये जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके दिमाग में ये भी था कि भाई इन लोगों को बचाना है, तो उनको बचाने के लिए अलग से एक टुकड़ी भेजी गई थी। तो ये जो भी अपने साथ आए हुए वारकरी टाइप लोग हैं जो काशी जाना चाहते हैं, ये बूढ़े लोगों को मार डालेंगे अब्दाली वाले बहुत ही बेरहमी से, तो इनको लेके निकलो, इनको भगाओ यहाँ से। तो उनको जंगल जंगल के रास्ते से कुछ लोगों को बचाया गया था, महिलाओं को वहां से कुछ बचाया गया था। तो जो आर्मी थी वो फाइट की तरह नहीं गई यार, मतलब पूरा एकदम फैमिली वाइफ साथ में जा रही है किसी की। ठीक है, तो वो ठीक है दैट दे क्रिएटेड उनके लिए एक लियाबिलिटीज क्रिएट कर चुके थे। जब महिलाएं साथ में है तो उनकी जान बचानी है, फाइट भी करनी है। हम मर गए तो इनको क्या करेंगे अब्दाली वाले, पता है आपको बहुत ही क्रूल टाइप के रूलर थे वो। तो फिर वो उनकी एनर्जी डाइवर्ट हो गई थी अलग अलग चीजों में। और ऊपर से नॉर्थ के अंदर जिनकी लड़ाई लड़ने मराठास गए थे, यानी कि दिल्ली के तख्त को बचाने के लिए गए थे। ठीक है, और नॉर्थ में जो इंडिया को बचाने गए थे बाहरी इन्वेडर से, जिनको बचाने गए थे वही लोग अब्दाली से मिल गए। दे डिडंट हेल्प द मराठास, उनको खाने को नहीं दिया आर्मी को, उनको टेंट लगाने को जगह नहीं दी। तो ये सब सरप्राइजिंग फैक्टर्स था और इसी वजह से फिर मराठा आर्मी को हेल्प नहीं मिलने की वजह से
पानीपत में हम लड़ गए, पर जो लड़े तो वो लड़ाई थी, ठीक है, ब्रेव तरीके से भारत के लिए अपनी जान दे दी थी। चलो फोर्थ पेशवा है माधवराव, ठीक है, फिर से माधवराव आ गए, देखो पहले माधवराव फर्स्ट आए, सेकंड आए, ठीक है, सॉरी नहीं फिर से नहीं, वही चल रहा है अपना, हम शुरुआत में एंग्लो मराठा वॉर देख रहे थे। तो वॉज 17 ईयर, 17 साल के थे व्हेन ही बिकेम द पेशवा इन 1761 आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत के बाद वो बने थे। और ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, अलोंग विथ नाना फडणवीस, नाना फडणवीस मैंने बताया ब्रिटिशों को हराया था इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर, हराया नहीं था सॉरी, उनके साथ बैटल की थी और ट्रीटी ऑफ सालबाई हो गई थी, ठीक है, वो देखा था हमने, मिनिस्टर थे इनके, एंड रिस्टोर्ड द लॉस्ट फॉर्चून ऑफ द मराठा एम्पायर। ये जो माधवराव भाई साहब थे ये नाम के लिए ही पेशवा थे, एक्चुअल में उनके जो मंत्री थे नाना फडणवीस यही सब कुछ कंट्रोल करते थे, और इन्होंने जो मराठा आर्मी की जो ये उनकी जो ग्लोरी थी जो पानीपत के बाद कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही थी उसको बचाया और फिर से वो परचम मराठाओं का लहराया था पूरे भारत के अंदर। डाइड ऑफ ट्यूबरोक्लोसिस की डेथ हो गई जाती है इनकी 1772 के अंदर। इनकी डेथ होने के बाद फिर फिफ्थ जो पेशवा बनते वो है नारायण राव, ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन रघुनाथ राव यंगर ब्रदर ऑफ बालाजी बाजीराव, इनके भाई थे बालाजी बाजीराव के, और नारायण राव के बीच में यंगर ब्रदर ऑफ माधव राव, ठीक है, माधव राव के यंगर ब्रदर, इनके बीच में यहाँ पे आपको तो ये देखने को मिलता है कि देयर वाज अ फाइट बिटवीन देम। और फिर सिक्स्थ पेशवा बन जाते हैं रघुनाथ राव नारायण राव के बाद, ठीक है, और 1773 से 74 तक ही वाज डिपोज्ड बाय नाना फडणवीस। नाना फडणवीस क्या करते हैं इनको खत्म कर देते एंड एलियन अदर एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है, 12 भाई ये सब नाम थे उस टाइम पे, 12 भाई कॉन्स्टेबल्स बोल के वो फेमस भी है, और वेंट टू द ब्रिटिश एंड ट्राइड टू कैप्चर द पावर विद देयर हेल्प। तो ये कहाँ पे गए रघुनाथ राव, कहाँ हम देखा था, देखो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इन्होंने ब्रिटिशों से हेल्प मांगी, मिलिट्री हेल्प, बदले में कुछ मराठाओं की लैंड देने का कबूल कर लिया इन्होंने, पर नाना फडणवीस ने सपोर्ट किया ऊपर वाले रूलर को और फिर इनको हरा दिया था। यहाँ पे दोनों के बीच में फिर वॉर चलता है ब्रिटिशों के और मराठाओं के बीच में, और कुछ लड़ाई में कुछ अंत नहीं होता, काफी दिनों तक चलने के बाद, सालों तक चलने के बाद फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई तय हो जाती है, ठीक है। वेंट टू आवर इमीडिएट बैकग्राउंड ऑफ द एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, यहां से शुरू होती है एंग्लो मराठा वॉर की कहानी। चलो अब सेवंथ पेशवा कौन बने थे, तो सवाई माधवराव जिनको कहा जाता है, या माधवराव सेकंड, ठीक है, जिनके टाइम पे ये सब कहानी होती है। वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, सरदार स्टार्टेड टू कार्व आउट देयर ओन सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर सेमी इंडिपेंडेंट अलग अलग स्टेट्स बनने लग गए थे, ठीक है, और जो माधवराव सेकंड थे इनके टाइम पे वीक सेंट्रल अथॉरिटी उतनी पावरफुल नहीं बनी थी। अब आते हैं लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, ये नाम के लिए एकदम बाजीराव थे, भाई ने कुछ नहीं किया, दारू बीरू पीने का शौक था इसका, कुछ नहीं, पी के पढ़ा रहता था, कुछ मतलब कलंक था ये, ठीक है, भाई पेशवा के ऊपर मुझे तो लगता है पर्सनली कि क्यों, ठीक है भाई, वो भी लास्ट वाला। इनके टाइम पे इनको पेंशन दी थी और इनको यूपी में एक जगह पे ले जाके कानपुर में रख दिया था इनको, ठीक है, बोले इधर ही रहो तुम, खाओ पियो पड़े रहो, ठीक है, पी के पड़े रहते थे, उतना वार नहीं किया, कुछ नहीं किया, नया पोस्ट किया, तो पेंशन पे जी रहा था भाई ये। उसके बाद देखो फर्स्ट रेन इनका 1796 से 1702 तक सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, अब जिसके अंदर बैटल ऑफ पूना भी कहा जाता है इसको, 1802 के अंदर यशवंतराव होलकर डिफीट करते हैं कंबाइंड आर्मी, ठीक है, एंड पेशवास को भी, इफ शिंदे एंड पेशवास। और इसी टाइम पे बाजीराव सेकंड टुक द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, ये किसकी हेल्प ले लेते हैं, ब्रिटिशर्स के, एंड रिटर्न टू एक्सेप्टेड टू द सब्सिडरी अलायंस। और फिर उसी टाइम पे ये क्या करता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हम सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, ब्रिटिशों की सब्सिडरी अलायंस की एक पॉलिसी थी। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या कि आप हमारे अंडर हो, ये आपको मानना पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट रहो बट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। उनके सब्सिडरी अलायंस के अनुसार आप खुद की आर्मी वगैरह नहीं रख सकते, ऐसे रूल थे उसके। निजाम वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द टर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ये सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी एक्सेप्ट करने वाले पहले रूलर निजाम थे, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन इन 1802, ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस मतलब आर्मी नहीं रख सकते, एक रेसिडेंट ऑफिसर तुम्हारे यहाँ पे बैठा रहेगा, तो इनडायरेक्टली अब इन्होंने अपनी आजादी खो दी थी यहाँ पे, ठीक है।
ये जो होलकर थे डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस एंड सिंधिया जो थे दिस वांटेड टू फाइट बैक, बट ये फाइट बैक करने की जगह ब्रिटिशों से हेल्प ले लेते। अभी सेकंड राइन शुरू हो जाता है 1802 से लेके 1818 तक। 1818 में कहानी खत्म हो जाती है मराठा एम्पायर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑन 3 जून 1818 पेशवा सरेंडर्ड बिफोर द ब्रिटिश, ब्रिटिशों को सरेंडर कर देते हैं एंड वॉज डिथ्रोन्ड, उनके इससे निकाल दिया गया और उनको पेंशन देके भेज दिया गया कहाँ पे, बिथुर नाम की जगह पे। ये याद रखना, बिथुर नाम की जगह थी कानपुर में, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। इनको एक बंगलो दिया था, महल दे दिया था, बोल दिया पेंशन देंगे, खाओ पियो, क्या दिक्कत है, पैसा आता रहेगा फ्री में, टेंशन नहीं तुमको। और भाई साहब मान भी गए थे, ठीक है, चॉइस ही नहीं थी उनके पास, लड़ाई करने लायक थे नहीं वो। चलो मराठा कॉन्फेडरेसी मतलब पेशवा और पुणे, उसके बाद मतलब अलग अलग जो सरदार बने उसको बोला जाता है कॉन्फेडरेसी। तो पेशवा और पुणे अलग बन गए, उसके बाद गायकवाड़ और बड़ौदा, ठीक है, गायकवाड़ जो रूलर है ना, उनकी वो जो महल दिखता है आपको बड़ौदा का बहुत बड़ा, ठीक है, वही है गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। उसके बाद भोसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर के होलकर्स, और सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में सिंधिया बने। आगे जाके सिंधिया जो है हमको आगे इसमें देखने को मिलते हैं, देखो 1857 के रिवॉल्ट में, 1857 के रिवॉल्ट के अंदर, ठीक है। इसी रिवॉल्ट में उस टाइम पे जो लॉर्ड कनिंग थे, जो गवर्नर होते हैं उस टाइम के, लॉर्ड कनिंग, उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस था कि उन्होंने कहा था कि निजाम और ये जो सिंधिया है, सिंधिया, ये दोनों अगर इफ दिस टू, ये जो इंडियन रूलर्स है, अगर इंडियन साइड से फाइट करते 1857 में, तो 1857 में ही भारत क्या हो जाता, आजाद हो जाता। वी वुड हैव गॉट आवर फ्रीडम इन देयर। ब्रिटिशों को तभी भारत छोड़ के जाना पड़ता, क्योंकि ये बहुत ही पैसा था, पावरफुल थे, बट ये दोनों भी ब्रिटिशों की तरफ से लड़े थे तब, ठीक है, दे फॉट विद द ब्रिटिशर्स, और इसी वजह से फिर भारत के लोग जीत नहीं पाए। सिंधिया के बीच में और झांसी की रानी के बीच में झगड़ा होता है, ठीक है, ग्वालियर के फोर्ट पे बैटल भी होता है, जिसमें सिंधिया को हरा देती है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, और इनको वहां से भगा दिया जाता है, ठीक है। बट और ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी जो अपने एक मिनिस्टर है देखो, ज्योति आदित्य सिंधिया, वो उन्हीं के वंशज है, सिंधिया फैमिली के। अभी आई थिंक एविएशन मिनिस्टर है वो भारत के, ठीक है, ज्योति आदित्य सिंधिया बोल के, मध्य प्रदेश से आते हैं, सो ही बिलोंग्स फ्रॉम दिस सेम फैमिली। तो उसके बाद देखो, अब उनको जज मत करना, बिकॉज कुछ अच्छे काम कुछ बुरे काम, अब उनके फैमिली के रूलर्स ने कुछ किया तो कुछ रूलर्स ने अच्छा किया तो कुछ बुरा किया होगा, ठीक है। ये बालाजी विश्वनाथ की ट्री देख लो, बालाजी विश्वनाथ का, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन कब आ रहा है। बाजीराव फर्स्ट यहाँ पे 1700 से 1740 तक, और चिमाजी अप्पा आपको बाजीराव मस्तानी मूवी में देखने को मिलते हैं ना, चिमाजी अप्पा। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट के पुत्र बालाजी बाजीराव, ठीक है, ये बनते हैं देखो पेशवा। उसके बाद रघुनाथ राव, उन्हीं के पुत्र, और शमशेर बहादुर जो मस्तानी से हुए थे, उनको मस्तानी और उनके दोनों के बीच के थे, मतलब बेटे थे उनके, और सदाशिव राव, ठीक है। तो चिमाजी अप्पा के इसको कुछ नहीं मिलता, सदाशिव भाऊ पानीपत की बैटल में लड़ते हैं और वहां पे जान भी जाती है उनकी, ठीक है, बट उनको सत्ता नहीं मिलती है, ठीक है। बालाजी बाजीराव बन जाते, फिर विश्वास राव, ठीक है, और नहीं विश्वास राव लड़ते हैं, सॉरी, ठीक है, विश्वास राव लड़ते हैं पानीपत की बैटल के अंदर, और 61 में उनकी डेथ होती है, जो कि बेसिकली बाजीराव फर्स्ट के वंशज है इधर, ठीक है। और ये बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे, सेकंड पेशवा उन्हीं के, थर्ड पेशवा जो थे उन्हीं के ये थे, क्योंकि सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव थर्ड पेशवा, और ठीक है फोर्थ तक आते आते हम आ गए थे माधव राव तक, और फिर नारायण राव, ठीक है, उनके भाई, और फिर माधव राव सेकंड बने थे, और फिर इन्हीं के टाइम पे हुआ था एंग्लो मराठा वॉर। इधर बाजीराव सेकंड, इनको नाना साहेब एडॉप्टेड थे, ये कुछ नहीं हुआ था इधर, और अमृत राव कुछ नहीं हुआ इधर भी, ठीक है। नाना साहेब को अडॉप्ट किया था, और ये सॉरी लास्ट में कहानी खत्म कहाँ होती है, ये बाजीराव सेकंड 1851 तक रहे, ठीक है। इनके बाद फिर 75 में जब ये बन जाते हैं इधर से, 75 में व्हेन ही बिकेम द पेशवा, दैट टाइम फिर नाना साहेब बनते हैं, और नाना साहेब आप लोगों को 1857 के रिवॉल्ट में कानपुर में लड़ते हुए दिखते हैं। कानपुर के अंदर ये अराउंड 50,000 की आर्मी बनाते हैं वहां पे, और लड़ाई करते हैं पर हार जाते हैं, ठीक है। इनको नाना साहेब को लीडर ऑफ सेंट कहा गया है, लीडर ऑफ फकीर, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे वो ट्रेंड नहीं थे,
ऐसे ही जो मस्त मौला लोग थे एकदम, ठीक है, अघोरी बाबा लोग, उस टाइप की आर्मी बना चुके थे, उनके आर्मी में थे। चलो, और शिवाजी महाराज की फैमिली ट्री आप लोग देख लेना, ये इसके अंदर लिखी हुई है। शुरू होती है देखो लखुजी राव जाधव, जहाँ जिनकी पुत्री होती है जीजाबाई, और यहाँ पे मालोजी राव भोसले वेरुल औरंगाबाद के, जिनके पुत्र होते हैं शहाजी राजे और शरीफ जी। शहाजी राजे के पुत्र होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। और जीजाबाई और शहाजी महाराज के शादी से इनके विवाह होता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बेटे, और संभाजी राजे बोल के एक बेटे होते हैं, जो उनके साथ ही लड़ाई करते हुए शहाजी महाराज के साथ उनकी डेथ हो जाती है। और फिर इनके वाइफ सई बाई सोयराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज के, और सई बाई से जन्म होता है संभाजी महाराज का, ठीक है, जिनका विवाह होता है येसुबाई से, और सोयराबाई से फिर राजाराम महाराज का, और जिनका विवाह होता है राजसबाई और ताराबाई से, ठीक है। आगे की जो ट्री है ये शाहूजी महाराज, और फिर राजाराम और राजसबाई से राजाराम सेकंड का जन्म होता है, और शिवाजी सेकंड का। ताराबाई को मैंने बोला था देखो, उनको ही जेल में डाल दिया जाता है, और आगे जाके फिर वो सातारा आते ही बोला था, सातारा की गादी तो ताराबाई को बन जाती है, सॉरी कोल्हापुर की। तुमको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, पता होना चाहिए आपको, महाराष्ट्र की हिस्ट्री है। कोल्हापुर की गादी ये 1726 तक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि शी मेक्स हिम एंड कंट्रोल्स द कोल्हापुर की गादी। बट जो राजसबाई थी, ठीक है, राजसबाई के जो पुत्र थे संभाजी सेकंड, वो स्मार्ट थे, तो ये क्या करते हैं, इनको कैद में डाल देते ताराबाई और राजा शिवाजी सेकंड को, और अपने पुत्र को वहां के गादी पे बिठा देते। फिर आगे जाके फिर वो उनके तकलीफ को देख के उनको सातारा में ले लिया जाता है, आश्रय दिया जाता है कि सातारा की गादी पे आ जाओ बोल के, ठीक है। फिर वो और बहुत सारे क्लेम करती है कि ये तुम्हारा असली पुत्र है, ये है वो है, यही असली वंशज है सातारा के गादी का, क्योंकि शाहू महाराज को संतान नहीं होती है। तो फिर वो कहानी आगे बढ़ती है, और यहाँ पे राजा संभाजी सेकंड जो रूलर थे, वहीं से आगे बढ़ के क्या बनते थे, राजर्षि शाहू महाराज कोल्हापुर के गादी के रूलर बनते हैं। राजर्षि शाहू महाराज आप लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा योगदान है उनका, एजुकेशन, दलितों के लिए बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और बहुत और जो भी दलित नेता थे उनको हेल्प की थी, बहुत ज्यादा डोनेशन देते थे उस टाइम पे। तो ही डिड अ ग्रेट वर्क, डैम्स बनाए थे, ठीक है। सो इरिगेशन, कैनल, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन फ्री किया था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने सरकार की तरफ से प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करने वाले थे। उसके बाद यहाँ पे पेशवाज की कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो ये ट्री भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बिकॉज अब ये है, देखो एक लास्ट मैप देख लो, अभी खत्म होने आ गई है कहानी इधर, ठीक है। मराठा एम्पायर, यहाँ पे जो ग्रीन में लिखा हुआ है आप लोगों का, ये मराठा एम्पायर है, देखो 1674 से लेके 1880 तक का, इतना 1818 तक यहाँ इतना बहुत कुछ मराठा एम्पायर था। अलग अलग जो कॉन्फेडरेसी बन चुके थे, जो सरदार बन चुके थे, वो सब कंट्रोल कर रहे थे अलग अलग एरिया में। और दिस वाज 1759 में हाईएस्ट, जब हम लोग थे अपने पीक पे। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, काबुल तक पहुंच चुके थे, यहाँ पे कटक तक पहुंच चुके थे इधर, ठीक है। और बस वही परचम था ये मराठा एम्पायर का, द हाईएस्ट पॉइंट। और 1818 में जब हम हार गए, उस टाइम के ऊपर ये एक दौर था जहां पे हम लोग लड़ रहे थे, इंदस को भी क्रॉस कर लिया था। ये लास्ट स्लाइड है भाई लोग, अभी जाना मत, लास्ट ही स्लाइड है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि काफी टाइम से हिस्ट्री का चल रहा है और बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। लास्ट है नादिर शाह का, फिर हो गया, ये इतनी स्लाइड बाकी है। अब रीजन फॉर द इन्वेजन क्या था, नादिर शाह को क्या चाहिए था, वेल्थ चाहिए थी, और वीक मुगल रूलर उसको वो जानता था कि अभी कोई स्ट्रॉन्ग पावर बची नहीं है, ठीक है, इंडिया के अंदर। और उसके बाद डिसरिस्पेक्ट ऑफ नादिर शाह एम्बेसिडर इन द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में क्या हो जाता है कि ये जो मुगल होते हैं, इनको थी तो ताकत कुछ नहीं, पी के पड़े रहते थे, ठीक है, नशेड़ी थे पूरे एकदम। जो औरंगजेब होता है उसके बाद तो कोई बनता ही नहीं है, उनको कोई और बना रहा है, कोई मार डाल रहा है, तो उनको खुद ही नहीं पता है वो कर क्या रहे हैं। बट उनको होता है उनके जहन में कि अरे हम शहनशाह है, तो डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, एक रीजन होता है। और पर्शियन एम्पायर रूलर, बैटल ऑफ करनाल होता है, पर्शिया जो रूलर है ये नादिर शाह, वो 1739 में नादिर शाह और रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में बैटल होता है, और रंगीला भाई साहब हार जाते हैं, क्योंकि जब नादिर शाह ऑलमोस्ट दिल्ली तक पहुंचने आ गया है, तब ये जागता है, अरे बैटल करना पड़ेगा अपने एम्पायर पे, अरे वो पूरा घुस चुका है इसके टेरिटरी के अंदर, बहुत अंदर तक आ चुका है, तब जागता है, तब आर्मी को रेडी करता है, तो हार ही जाता है, ठीक है, वीक तो होता ही है। और रंगीला आदमी था तो एकदम रंगीन आदमी था। मोहम्मद शाह रंगीला से तंग आके निजाम उल मुल्क, कल हम देख रहे थे, देखो
निजाम की जो टेरिटरी थी, निजाम उल मुल्क, ये क्या करते हैं, दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं, उनके वजीर थे, और डेक्कन के अंदर हैदराबाद स्टेट बनाते हैं। तो आप सोचो कितना रंगीन आदमी होगा कि इसका वजीर छोड़ दिया तंग आके कि ये कुछ नहीं करेगा बोल के। नादिर शाह वॉज किल्ड, आगे जाके वापस जब वो लौट के गए तो उनको मार डाला, और अब्दाली बन जाता है वहां का रूलर 1747 के अंदर। फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को, ठीक है, इसने नादिर शाह को मार के खुद रूलर बना था वहां का। इसके टाइम पे बैटल ऑफ पानीपत थर्ड होता है 1761 में बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा आर्मी, ठीक है। मराठा कांट कंट्रोल द नॉर्थ इंडिया, ये तय हो चुका था, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत के अंदर उनकी डिफीट हो चुकी थी, और अभी उनकी के अंदर कि कौन बनेगा नेक्स्ट पेशवा, उसी में बैटल चल रहा था। वो खुद ही परेशान थे, ब्रिटिशों से हेल्प ले, इससे हेल्प ले, तो ऑब्वियसली इट वाज ऑब्वियस दैट मराठा वोंट बी एबल टू कंट्रोल द आर्मी। तो यहाँ पे आपका जो एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, देखो, जाना नहीं है प्लीज, ठीक है, एक 3 PYQs कराने वाला हूं, उसके बाद आई विल, ठीक है, आराम से आपको जाने दूंगा। और मेरे ख्याल से इंग्लिश का टाइम मैंने हिस्ट्री में ले लिया है, 9 बज चुके हैं, आई अंडरस्टैंड, 2 घंटे से मैं हिस्ट्री ले रहा हूं आपका। तो कल के लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा इंग्लिश ज्यादा लूँ और आधे घंटे तक हिस्ट्री लूँ। अब था क्या कि ये पॉइंट खत्म नहीं हो रहा था, अगर मैं आज भी नहीं लेता ना, शुरुआत में PYQs लिए मैंने आपके 40-45 मिनट, तो इसलिए जरूरी था कि मैं ये फिनिश करूँ, टॉपिक चल रहा था ना काफी दिनों से, तो और PYQs भी लिया तो टाइम गया उसके अंदर भी। PYQs नहीं लेता तो ये आज खत्म होता, बट वो जरूरी था। तो 3 ही PYQs करेंगे, हर एक PYQs को मैं आपको 1 ही मिनट दूंगा और तुरंत क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ज्यादा रुकूंगा भी नहीं। तो ये डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट, ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है, एक बार खत्म किया है। इसके जो जी फॉर्म टेस्ट है प्लीज देना, उसमें 30 क्वेश्चन है, और एक टेस्ट देंगे उसको भी सॉल्व करो। इस PPT से ही क्वेश्चन बनाएंगे एक, वो भी सॉल्व करो, 3-4 सॉल्व करो तो तुमको आइडिया आएगा। PYQs की मैं खुद ही लेने वाला हूँ, ये PYQs कुछ आज लाया हूँ, कल भी कुछ PYQs लाऊंगा इसी टॉपिक से, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आप सॉल्व करके देखोगे तो मजा आएगा, ठीक है। और एक कोई तो अपना स्टूडेंट था जो स्टूडेंट, एक कोई नहीं, सॉरी नाम नहीं लूंगा मैं अभी, उसको पता है। तो आप ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बिल्कुल टेंशन मत लो, GS तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हर कुछ करा के लूंगा, 4 घंटे लेक्चर लेना पड़ा तब भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, 3-4 बार आपका रिवीजन कराएंगे हम मॉक टेस्ट के साथ में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बेस्ट फैकल्टी है आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि स्केड्यूल कर रखी है नहीं है, नहीं तो मैं उनके लेक्चर पहले रख देता, ठीक है। आप लोग अगर बोलते सर फिजिक्स केमिस्ट्री के रख दो, रख देता मैं, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको थोड़ा सा रिदम में लाने के लिए मैं पहले शुरुआत में ले रहा हूँ। उसके बाद अभी कल 5 to 7 में लेक्चर है आपका सानिका मैम का, ठीक है, 5 to 7 में बायोलॉजी के लेक्चर है, बायोलॉजी फिनिश कराएंगे तुमको थोड़ा सा रिदम में लाने के लिए। शुरुआत में अगर हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट रख देंगे ना, आपको पढ़ाई की आदत ही नहीं लगी, आपने थोड़ा रिलैक्स हो चुके हो अभी, इसलिए नहीं रखे। तो बायोलॉजी खत्म होने के बाद केमिस्ट्री शुरू होने वाला है, ठीक है, केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स शुरू होगा, क्लियर है। केमिस्ट्री के लेक्चर भी मैं 3 रखूंगा, 3 दिन 2 दिन तक, देखते हैं कितना है, ठीक है। मेरा और एक सब्जेक्ट कोई और चलेगा, मैं एक पढ़ाऊंगा और एक सब्जेक्ट और चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छे से करा के लेंगे, बेस्ट नोट्स है, आप ऐप में जाके देखो ना, फिजिक्स वाले सेक्शन में स्टडी मटेरियल में जाओ, आप नोट्स देखो, केमिस्ट्री के नोट्स देखो और हमको बताओ कि कैसे है, ठीक है। तो बहुत रिसर्च करके प्रॉपरली आपके कंटेंट PYQs ऐड करके नोट्स बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आपको करा के लेंगे हम, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं, एक 3 PYQs करके यहाँ पे खत्म करेंगे कहानी को। ये हो चुका है अपना, हाँ, एक क्वेश्चन करना है, मैं ये मिटा देता हूं इधर से, 1 सेकंड रुको। यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, दैट इज, मतलब ये क्वेश्चन आपके PYQ से लिए इसलिए गड़बड़ है, हम खुद लिखते टाइप करते तो गड़बड़ नहीं होती। ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को NCERT पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिखते, वो लोग सीधा शिवाजी लिखते हैं, ठीक है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। तो मैं जहाँ पे भी ऐसा होता है खुद एड्रेस भी छत्रपति शिवाजी महाराज बोल के ही करता हूँ। तो ये क्वेश्चन कीजिएगा अभी। यस यस, आर्यन अच्छा हुआ याद दिलाया, वो बना दिया है, बस भेजना बाकी है, अभी आज भेजेंगे। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स लेना है, ठीक है।
फिजिक्स ले लेंगे। सर प्यार देखकर थोड़ी होता है, हाँ देखकर ही होता है, नहीं तो तू किसी को पसंद करता है देख कर ही करता है आर्यन, बिना देखे नहीं करता तू किसी को पसंद। तो तुझको क्लास में खड़ा कर देंगे और हम बोल देंगे ये तेरी फेवरेट है, फिर बताना तू हमको। हाँ सर यही है क्या, ठीक है हमको गेम खेल रहे हो बेटे, बिना देखे प्यार होता है इधर। बैकग्राउंड डांसर को तो तू, तमन्ना भाटिया का वो जो सॉन्ग आया है उसके अंदर बैकग्राउंड डांसर को तूने नोटिस भी नहीं किया है, ठीक है, और बोल रहा है देखने से प्यार होता है क्या। चलो हाँ बताओ इसमें। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज देयर वाज अ फाइट फॉर सक्सेशन बिटवीन, किसके बीच में होता, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज एंड विडो ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है इनके बीच में हुआ था ना, क्लियर है। सो आंसर क्या आ जाएगा ये, अब ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, क्लियर है क्या, बताओ चलो आगे बढ़ता हूं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता, और दो और एक क्वेश्चन बस खत्म, वन है, वन नंबर लिख रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैयद ब्रदर्स आया देखो, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स इज नॉट ट्रू बोला है, ठीक है, ये चार स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू नहीं है, जल्दी से बताओ, आप लोगों के आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं क्विकली। चलो अभिजीत बताओ, आर्यन बताओ, उदय बताओ। आर्यन हैज आंसर्ड, उदय हैज आंसर्ड, अभिजीत जल्दी से जवाब दो दोस्त, गलती होने दो पर दे देने का, ठीक है, घबराने का नहीं बिल्कुल भी। ये स्केड्यूल स्केड्यूल व्हाट्सएप पे भेजो ना, तुम लोगों को हम 10 मैसेज कर रहा हूं मैं उधर कि ये दो वो दो, तो भेजा करो ना, तुम लोगों के लिए बनाया है ना उधर, तो कोई चीज ऐसे रह जाती तो आप भेज सकते हो, ठीक है। डी आर्यन का नॉट, नहीं पढ़ा था, ठीक है, चलो तो नॉट ट्रू बोला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ने का पढ़ना पड़ेगा, बहुत केयरफुली पढ़ने का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैयद ब्रदर्स पूछा है, सैयद ब्रदर्स क्या जानते थे, वो किंग मेकर थे, देखो मुगलों को, मुगल के राजाओं को एक को मरवाते थे, दूसरे को बनाते थे, दूसरों को मरवाते तीसरे को बनाते थे। दे बॉट जहादर शाह टू द पावर, दे विल्डेड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो करेक्ट है। दे फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, ये भी करेक्ट है, देवर थोड़ा टॉलरेंट थे उनका जो भी था बाकियों के कंपेरिजन में। दे रीच्ड एग्रीमेंट विद द किंग शाहू, ये देखो जहादर शाह को उन्होंने बनाया था, रूल में लाया था पहले, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन क्या आएगा डी। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा लेटर नहीं है, कुछ हिस्टोरिकल कोई चीज का प्रूफ नहीं है कि छत्रपति शाहू महाराज के साथ उन लोगों का कोई एग्रीमेंट था, तो आंसर क्या आएगा इसका, डी होगा। हाँ भाई इधर मत कर क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है तुम लोगों का। चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध इन द 18th सेंचुरी, बताओ चलो जल्दी से। अवध के आप लोगों को जो फर्स्ट नवाब है 18th सेंचुरी के अंदर के, उनके बारे में बताना है। बताओ चलो, अरे शुजा उद्दौला फर्स्ट नहीं थे, शुजा उद्दौला तो बहुत बाद में आए ना, ठीक है। एक 1722 के अंदर
मैं यहाँ लिख देता हूं आप लोगों को। 1722 में फर्स्ट रूलर बनते हैं सदात अली खान, नवाब सदात अली खान। और 1739 में, ठीक है, ये खुद को सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है, नादिर शाह के इन्वेजन के बाद में ही फेल्ट, और फिर उसका ये हुआ कि उनको लगा कि यार ठीक है कि बहुत ज्यादा लूट मची है, तो ही किल्स। उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद आते हैं शुजाउद्दौला, ठीक है, इन द प्ले। शुजाउद्दौला हम कब देखते हैं, देखो 17 कब आते हैं शुजाउद्दौला आपको, 64 में जो बैटल ऑफ बक्सर थी वहां पे हमको ये देखने को मिलते हैं। क्लियर है, 1764 के अंदर। तो आंसर क्या आएगा आपका, सदात अली खान, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब यहाँ पे हम लोग रुकते हैं आज के लिए, कल मिलेंगे। इंग्लिश का अभी मैं नहीं लूंगा, ऑलरेडी हिस्ट्री 2 घंटे ले चुका हूं और आपका जो मेंटालिटी है वो नहीं बैठेगा अभी। क्वेश्चंस चल रहे हैं। आर्यन, अभिजीत, कल का लेक्चर मिस मत करो, क्योंकि पूरा टेंसेस जो तुमको मैं हैंड रिटन से बनाया था उन सबको बहुत ही खूबसूरत पीपीटी में कन्वर्ट किया है। आप पीपीटी देखोगे, आपको शेयर करेंगे ग्रुप पे, तो आप भी बोलोगे कि यार एकदम मजा आ गया पढ़ के टेंसेस। और उसके पीवाईक्यूज तो मैंने कराए थे आप लोगों को कल के लेक्चर में। आप पीवाईक्यूज भी बहुत खूबसूरत है, 100 पीवाईक्यूज की एक पीडीएफ बनाई है जो आपको सीडीएस एनडीए से आए हैं। तो आप अगर पहले के लेक्चर मिस भी कर चुके हो तो कल के लेक्चर में पूरा रिवीजन कराऊंगा आधे घंटे में, और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक पीवाईक्यूज कराऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पीवाईक्यूज के थ्रू सब एक्सप्लेन कर दूंगा और आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं अभी, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।